1 लाख साल पहले सिस्टम तुम्हें डोलोर कॉन्टिनेंट लेकर आया। बनाया गया एक अभी अभी पैदा हुआ सोल बीस्ट एक्सट्रीम आइस। नतीजतन सिस्टम की एनर्जी खत्म हो गई, वहीं खत्म हो गया। अच्छी बात यह थी कि जाने से पहले उसने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट पैक छोड़ दिया, एक 5 सोल, एक बिल्कुल नेचुरल हार्मलेस ऑलराउंड बूस्ट पोशन और एक सोल गाइड रिंग जो जिंदा चीजें भी स्टोर कर सकती है। प्रॉब्लम यह थी, गिफ्ट पैक तभी यूज हो सकता है जब तुम इंसानी रूप ले लो। उस पल तुम चुप हो गए। इंसानी रूप लेने के लिए 1 लाख साल चाहिए, तो तुमने 1 लाख साल की सोल बीस्ट लाइफ शुरू की। जब तुम पैदा हुए, तुम्हारी मां लगभग 20,000 साल की सोल बीस्ट थी। पहले 1000 साल मां की छांव में तुम काफी सेफ रहे, जब तक एक दिन मां और उसकी उम्र के करीब की एक पक्षी सोल बीस्ट के बीच लड़ाई छिड़ गई। क्रिटिकल मोमेंट पर मां ने अपने पावरफुल सील स्किल से तुम्हें उड़ा दिया। तुम रुकने के बाद फौरन बैटलफील्ड की तरफ उड़े। कुछ घंटों बाद तुम्हें बस मां की लाश ही मिली। तुमने मां को एक बर्फीली गुफा में दफनाया, बर्फ से ढक दिया। उस दिन से तुमने बहुत सावधानी से जीना शुरू किया। 70,000 साल तक तुम्हारा सामना हुआ शामू से, अपने दुश्मन से। वो मरा नहीं था, पर भयंकर घायल था। वो तुमसे 20,000 साल ज्यादा कल्टीवेट था, पर 1 लाख साल तक नहीं पहुंचा था। तुमने मौका पकड़ा। 1 लाख साल में बस 1 महीना बचा था। तुम्हें ये आइस केव मिली। सोल पोर्शन से एंट्रेंस सील किया, इंसानी रूप लेने का चुनाव किया। आखिरकार अभी इंसानी रूप में बाहर निकले। इन 1 लाख सालों को याद करते हुए तुम्हें बस घुटन महसूस हुई। कई बार भयंकर घायल हुए, मरने की कगार पर, कई बार जान लगभग गई। तुम बस दिल में सिस्टम को खूब कोसते रह गए। जोश भर गया। जो भी हो, आखिरकार इंसानी रूप मिल गया। तुमने गिफ्ट पैक से सोल गाइड रिंग निकाली। रिंग का कोई नाम नहीं था। तुमने उसे नाम दिया आइस मून, क्योंकि रिंग पूरी तरह बर्फीली नीली थी, बिल्कुल तुम्हारे पंखों के रंग जैसी। उस पर चांद जैसा एक पैटर्न भी था। आइस मून का स्पेस बहुत बड़ा है। स्पेस बहुत बड़ी है, जिंदा चीजें भी रख सकती है। तुमने अपने पास के 9 बर्फीले नीले पंख समेटे। वो तुम्हारी मां की बॉडी के पंख थे। उस साल जब मां की लाश दफनाई थी, तुमने उन्हें बचा कर रखा था। इसके अलावा एक ढेर गोल्डन सोल पेन्स भी थे। ये सब तुम्हारे इंसानी रूप लेने से 1-2 साल पहले एक्सट्रीम नॉर्थ की जगह में घुसकर वहां मरे हुए इंसानों से जमा किए थे। तुमने अपने सारे जमा किए स्टोरेज टूल्स खोले, काम की चीजें छांटी, कुछ साफ कपड़े, दर्जन भर सोल गाइड डिवाइसेस, कुछ दवा की बोतलें और कुछ मेटल जो सोल गाइड डिवाइसेस बनाने में काम आता है। दवाओं का इफेक्ट पता नहीं था। तुमने नहीं पी। तुमने अपने पंजे निकाले, कपड़ों की आस्तीनें और पैंट के पाए काट दिए। जूते ठीक नहीं हो पाए, तुमने बस उन्हें छोड़ दिया। तुम्हारा ओरिजिनल बॉडी एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड है। ठंड से डर नहीं लगती। कपड़े पहनने के बाद तुम क्रॉस लेग बैठ गए। वो रंग बिरंगी पोषण निकाली, बिल्कुल नेचुरल, हार्मलेस, ऑल राउंड बूस्ट पोषण। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल, एंड्योरेंस वगैरह सब शामिल था। तुमने भौहें सिकोड़ी, बोतल खोलकर पी लिया। तू मुझे पता था ये टेस्टी नहीं होगी। पोषण जल्दी असर करने लगी। तुम्हारा मेंटल और कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे बढ़ने लगे। आधे घंटे बाद बढ़ोतरी रुक गई। तुमने मुट्ठी भींची, ज्यादा नहीं बढ़ा, पर कुछ भी ना होने से बेहतर तो है। इसके बाद तुमने एक अजीब पोज बनाई, मुंह से अजीब आवाज निकाली। होंगमोंग फैलने लगा। एक बर्फीली नीली परछाई तुम्हारे पीछे उभरी। एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड, पूरा शरीर बर्फीला नीला, दोनों पंखों पर हल्के नीले पंखों के 2-2 गुच्छे, किनारे नीले सफेद, पूंछ में 2 लंबी पूंछ घंटियां, एक हल्की नीली, एक बर्फीली नीली, क्रमशः विंड और आइस को दिखाती हैं। होंगमोंग धीरे धीरे तेज होता गया। आखिर में एक पीली रोशनी झलकी। पीली रोशनी स्टारलाइट में बदल गई, कंडेंस होकर एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड का पहला मार्शल स्पिरिट बनी। तुमने आंखें खोली, आइस पिल की रोशनी एक बार चमकी। हो गया। इसके बाद अब बाहर जाने का टाइम था। तुम्हें नहीं पता अभी कौन सा युग है। कई दशक, 1000 साल पहले आसमान और जमीन का रंग बदल गया था। तीनों गॉड्स एक साथ आए थे। वो तांग सान का युग था। कुछ 1000 साल पहले सन एंड मून कॉन्टिनेंट पहले ही डोलुअर कॉन्टिनेंट से टकरा चुका था। तुमने आ भरी। उम्मीद है ये पीक ऑफ डोलुअर सेक्ट के युग का इंसान है। प्लॉट जानते हुए मैं भी बड़े सिर को गले लगा सकता हूं। तुम आइस सील्ड गुफा के दरवाजे तक चले। एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड पजेस हुआ। पीठ पर एक जोड़ी पंख उभरे। आइस रेन। पंख एक बार फड़फड़ाए। 2 पंख कंडेंस होकर गुफा के दरवाजे की बर्फ पर वार करते हैं। बर्फ टूट गई। ठंडी हवा बर्फ के साथ अंदर घुसी। आइस रेन लगभग आधा मीटर लंबी थी। विंड फोर्स तेज और भारी। अफसोस जहरीली नहीं। एक बार में ज्यादा से ज्यादा 2। तुम अचानक मुस्कुरा दिए। ये चीज बिल्कुल नॉन पॉइजनस वर्जन जुगेशेन नू जैसी है। अभी इसकी ताकत शायद जुगेशेन नू जितनी ना हो, पर ये तुम्हारे साथ बढ़ेगी। तुमने एक नजर आइस फ्रोजन फॉर्म पर डाली
पंख फैलाकर एक्सट्रीम नॉर्थ की जगह से बाहर उड़े। 1 महीने बाद डोलिंग एम्पायर के एक शहर में बर्फीले नीले बालों वाला एक 6 साल का बच्चा गली में चल रहा था। तुम रास्ता भटक गए। एक्सट्रीम नॉर्थ की जगह से निकलने के बाद पहले हेवनली सोल एम्पायर पहुंचे, फिर शहर में जाकर कुछ कपड़े और कॉन्टिनेंट का नक्शा खरीदा। तुम्हारा गोल था सेटिंग सन फॉरेस्ट, आइस फायर टू नाइट्स। वजह बहुत सिंपल थी। तुमने पूछताछ की थी। अभी शरेक C5 सोल एकेडमी का डीन एल्डरियान है। मतलब भले ही अभी पीक ऑफ डोलवर सेक्ट इकट्ठा न हुए हों, ज्यादा दूर भी नहीं होगा। चाहे 150 साल का फर्क हो, तुम इंतजार कर सकते हो। आखिर अभी तुम बस एक बच्चे हो। गॉडहुड पाना तुम्हें जरूर सोचना होगा। अगर गॉड रियलम की पुकार ना आए, अगर कोई मिरेकुलस इनहेरिटेंस ना मिले या इनहेरिटेंस फेल हो जाए, तो फिर यूहाओ और तांग सान की बेटी दाबाओ को प्रोटेक्ट करना होगा। गॉड रियलम में जगह पाने की कोशिश करते हुए खुद गॉड बनने के लिए बहुत मुश्किल है। भले ही सिस्टम ने तुम्हें दूसरा मार्शल सोल दिया हो, तुम्हें यकीन नहीं। जब तक सिस्टम अभी भी हो, अफसोस वो 1 लाख साल पहले ही खत्म हो गया। जो भी हो, तुम्हें जरूर शरेक एकेडमी जाना है। प्रॉब्लम यह है, शरेक में टाइटल डोलवर कम नहीं है, खासकर नए स्टूडेंट्स की डोरमेट्री के गेट पर वो बूढ़ा मून भी लेटा है। अगर तुम बड़ी शान से अंदर गए तो सोल बीस्ट फॉर्म का पता चलना लगभग तय है। एल्डर मून शायद तुम्हें छुए ना, पर एल्डर यान इतने माहिर नहीं है। तुम्हें मरने का डर है, इसलिए तुम पहले आइस फायर टू नाइट्स जाना चाहते हो। टेस्ट पास करके एक ऐसी फेरी हर्ब चुनो जो अपनी आभा छुपा सके। पर अभी तुम सफलतापूर्वक गलत रास्ते पर चल पड़े। डोलिंग एम्पायर के अंदर पहुंच गए। तुम नक्शा हाथ में लेकर भी गलत रास्ते पर चल सकते हो, यह भी एक टैलेंट है। तुम गली में चल रहे हो, नजरें बार बार इधर उधर घूमती हैं। असल में तुमने ये भी सोचा था सोल फील्ड तोड़कर मैच्योर पीरियड तक पहुंचकर फिर शरेक जाना, वो पक्का ज्यादा सेफ होता। छोड़ो, बस ऐसे ही डिसाइड करते हैं। अगर सेटिंग सन फॉरेस्ट से आभा छुपाने वाली फेरी हर्ब मिल गई तो शरेक जाएंगे, अगर नहीं मिली तो सोल फील्ड तक इंतजार करेंगे। डिसीजन ले लिया, तुमने राहत की सांस ली। तुम्हें मल्टीपल चॉइस सवाल पसंद नहीं। ठीक उसी वक्त तुम्हारा माथा किसी चीज से टकराया, बहुत नरम था। तुमने सिर उठाया, आंखें एक पल में चमक उठी। कितनी खूबसूरत दीदी है। सामने वाली लड़की लगभग 14 साल की थी। गोल्डन लंबे बाल बड़ी लहरों में सिर के पीछे बंधे थे। पहले से एक साफ सुथरी सी खूबसूरती झलक रही थी, बस उसकी आंखों में गहरा दुख था, बारिश की तरह उदासी लिए हुए। तुमने मुस्कुराकर कहा, दीदी हेलो। गोल्डन बालों वाली लड़की हल्के से मुस्कुराई। पहुंच गए छोटे भाई, हेलो। आगे से चलते वक्त सिर नीचे मत रखना, बहुत खतरनाक है। इतना कहकर उसने तुम्हारा सिर सहलाया। चुपचाप तुम्हारे पीछे एक तरफ चली गई। तुम उसकी पीठ देखते रह गए। तुम बगल की एक छोटी गली में गए, फिर से बाहर निकले तो तुम्हारे ऊपर एक काला लबादा था। ये कपड़े खरीदते वक्त साथ में खरीदा था, सोचा नहीं था इतनी जल्दी काम आएगा। तुम ऑक्शन हाउस की तरफ बढ़े, अभी दरवाजे पर पहुंचे ही थे जब तुम्हें रोक लिया गया। एक गार्ड मेड ने कहा, सर क्या आपके पास एंट्री प्रूफ है? वो काफी पोलाइट थी, तुम्हारी छोटी बॉडी देखकर तंग नहीं की। तुमने देखा एंटर करने वालों के हाथ में चौकोर प्लेट्स थीं, रेड प्लेट सबसे ज्यादा, सिल्वर गोल्ड कम। तुम एक पल चुप रहे, सोल पावर दिखाई, भारी आवाज में कहा, मैं चीजें बेचने आया हूं। तुमने एक खंजर और एक असहज सी शेप वाली सोल गाइड गन निकाली। मेड चौंक गई, सर मैं आपको तुरंत जांच के लिए ले जाती हूं। जांच खत्म होने के बाद ऑक्शन हाउस ने सीधा तुम्हें एक सिल्वर VIP रूम दिया। सोल गाइड खंजर लेवल 3 का सोल गाइड डिवाइस था, गन लेवल 5 का सोल गाइड डिवाइस था। इसने तुम्हें भी चौंका दिया। तुमने दोनों चीजें सीधा इसी ऑक्शन में डलवा दी। खंजर की स्टार्टिंग बिड 1000 गोल्ड सोल कॉइन, गन की स्टार्टिंग बिड 5000, दोनों ज्यादा नहीं थी। अप्रेजर ने कहा, यह किसी फेमस मेकर की नहीं है। तुमने परवाह नहीं की, तुम पैसों के लिए तो आए नहीं थे, पर तुम्हें साफ पता था बीच में निकल जाना बेहतर होगा। अभी अभी तुमने अप्रेजर की आंखों में लालच देखा था, साथ ही तुमने ऑक्शन हाउस के गेट पर सोल गाइड डिवाइसेस निकाली थी। पक्का किसी ने तुम्हें याद रखा होगा। सावधान रहना कभी बेकार नहीं जाता। ऑक्शन आराम से चलता रहा। तुम VIP स्क्रीन से हॉल में गोल्डन बालों वाली लड़की को आसानी से देख सकते थे, जब तक एक ऑक्शन आइटम आया जिसने तुम्हारा ध्यान खींचा, लेवल 5 फीडिंग बॉटल। बाकी सोल गाइड डिवाइसेस की तुम्हें कोई खास याद नहीं, पर यह तुम्हें याद है फीडिंग बॉटल एक अच्छी चीज होती है, और वो भी लेवल 5। तुमने बिना सोचे बिडिंग में हिस्सा लिया। आखिरकार 65,000 गोल्ड सोल कॉइन में जीत लिया। अगला ऑक्शन आइटम आने के बाद गोल्डन बालों वाली लड़की सीधी बैठ गई, टेंस हो गई। जॉन वो डिवाइन पिल, स्टार्टिंग बिड 6000 गोल्ड सोल कॉइन। जैसे ही ऑक्शनियर ने यह नाम लिया और गोल्डन बालों वाली लड़की की रिएक्शन देखी, तुम्हारी याददाश्त में जैसे कोई प्लॉट का टुकड़ा जुड़ गया। 30,000 गोल्ड सोल कॉइन, एक बार 30,000 गोल्ड सोल कॉइन।
2 बार, 30,000, 33,500। तुमने सही टाइम पर बोला। ये लोग इतनी तेजी से बिड कर रहे थे। तुमने दिल में फिर उनकी बिडिंग स्पीड को कोसा। अभी अभी जब स्टार्टिंग बिड 6,000 गोल्ड सोल कॉइन सुनी, तुमने देखा गोल्डन बालों वाली लड़की ने मुट्ठी भींची, आखिर में फिर डीली कर दी। वो बहुत बेबस दिखी, आखिरकार बिना झिझके निकल गई। किस्मत से पीछे कोई पूंछ नहीं थी। तुमने राहत की सांस ली। तुम अभी बस लेवल 12 हो। किसी की नजर में आना बहुत खतरनाक है। तुमने काला लबादा उतारा और ऑक्शन हाउस के सामने एक छुपी जगह पर गोल्डन बालों वाली लड़की का इंतजार किया। लगभग आधे घंटे बाद ऑक्शन खत्म हुआ। भीड़ धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। तुमने बेजान आंखों वाली गोल्डन बालों वाली लड़की को देखा। हल्के से भौहें सिकोड़ी, पीछे पीछे चले, जब तक वो एक काफी पुरानी सी कपड़ों की गली में पहुंची। रुक गई। उसका उदास चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया। बाहर आ जाओ। तुम चौंक गए। क्या वो तुमसे बात कर रही है? पूरे रास्ते मेरे पीछे आए। अभी भी बाहर नहीं आओगे? छोटे भाई, तुम थोड़े एम्बैरेस्ड हो गए। तुमने सोचा था वो अपसेट है, आसपास पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी। सोचा नहीं था वो पकड़ लेगी। वो दीदी, क्या इत्तेफाक है? गोल्डन बालों वाली लड़की ठंडी आवाज में बोली। हाँ, बड़ा इत्तेफाक है। छोटे भाई, मेरे पीछे आने का क्या मकसद है? क्या वो जो टकराया था वो जानबूझकर था? तुम्हारी सांस अटक गई। फौरन एक्सप्लेन किया। वो सच में जानबूझकर नहीं था। जहां तक मकसद की बात है, मैं कहूंगा जिस पल मैंने दीदी को देखा, तुम्हें पसंद करने लगा। दीदी को यकीन है? तुम्हें लगता है मुझे यकीन आएगा? अगर कोई हमउम्र ये कहे, शायद उसे यकीन आ जाए, पर तुम अभी बस 6 साल के बच्चे हो। अगर मैं जो कह रहा हूं वो सच है तो तुम अभी भी मुस्कुराते रहे। किसी को सच झूठ पता न चले तो जब बड़े हो जाओ तब बताना। ये बात कहकर गोल्डन बालों वाली लड़की क्लिनिक में जाने लगी। रुको जरा, दीदी, पूछ सकता हूं तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम युनबिन है। गोल्डन बालों वाली लड़की का बदन एक पल के लिए रुक गया। मुड़कर नहीं देखा। जियांग नान नान, तुम्हारा बदन कांप गया। जैसा सोचा था। तुमने सिर उठाकर आसमान देखा। मतलब तुम हो यू हाउ से भी छोटे हो। जियांग नान नान क्लिनिक में जाने ही वाली थी जब तुम आखिरकार होश में आए। दीदी, रुको रुको जरा। जियांग नान नान ने भौहें सिकोड़ी। और क्या बात है? आवाज बहुत ठंडी थी। तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। वो जाहिर है पोलाइट नहीं रहेगी। तुम थोड़े बेबस हो गए। तुम्हारी कोई बुरी नियत नहीं थी। तुमने आइस मून से ज्वानवू डिवाइन पिल वाला डिब्बा निकाला, साथ ही एक स्टोरेज सोल गाइड रिंग जिसमें 3,000 गोल्ड सोल कॉइन थे। जियांग नान नान को थमा दिया। दीदी, इस डिब्बे में ज्वानवू डिवाइन पिल है। इस रिंग में 3,000 गोल्ड सोल कॉइन है। अभी अभी ज्वानवू डिवाइन पिल जीता वो तुम थे। जियांग नान नान चौंक कर लगभग रो पड़ी। उसने सोचा था ज्वानवू डिवाइन पिल जीतने वाला कोई बुजुर्ग आदमी होगा। उसने ऑक्शन हाउस से भी पूछा था उस बुजुर्ग को ढूंढने के लिए, पर ऑक्शन हाउस वीआईपी जानकारी नहीं देता। सोचा नहीं था ये असल में तुम थे। उसने तुम्हारे हाथ में ज्वानवू डिवाइन पिल देखा, आंखों में भरपूर तड़प। अगर ये दवा मिल जाए तो उसकी मां की जान बच सकती है। छोटे भाई, तुम्हें कैसे पता चला मुझे ज्वानवू डिवाइन पिल चाहिए? मुझे ये देने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? उसकी आवाज काफी पोलाइट हो गई थी, पर फिर भी होश में थी। कोई यूं ही हजारों गोल्ड सोल कॉइन की चीज किसी को नहीं देता। तुम आगे बढ़े। ज्वानवू डिवाइन पिल एयर स्टोरेज रिंग उसके हाथ में ठूंस दी। दीदी, ज्यादा मत सोचो। मेरा कोई मकसद नहीं है। अगर है भी तो बस इतना ही कि मुझे तुम्हारा नाम जानना था। ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पता चल गया, मकसद भी पूरा हो गया। ज्वानवू डिवाइन पिल को शुक्रिया मान लो। बस टेंशन मत लो, दवा असली है। और याद रखना, अपनी मां की मेरिडियंस खोलने में सोल पावर से मदद करना। हालांकि दीदी तुम्हारी सोल पावर ज्वानमिंग विंटर सेक्ट की मेन ब्रांच जितनी शुद्ध नहीं, पर तुम्हारी मां को इसे तेजी से सोखने में मदद करेगी। मुझे और काम है तो मैं चलता हूं। तुम्हें ज्वानवू डिवाइन पिल की मदद वाला वो हिस्सा थोड़ा याद था, पर पूरी तरह नहीं। उन एक्शन में तुमने ध्यान से सुना नहीं था। जब मेड ज्वानवू डिवाइन पिल लेकर आई, तुमने खास तौर पर पूछा था। तभी याद आया, मेरिडियंस खोलने से एब्जॉर्प्शन तेज होता है। इतना कहकर तुम मुड़कर चलने लगे। अचानक तुम्हारा बदन घूमा। मुड़कर बोले, अच्छा हाँ, मुझे नहीं पता तुम्हारा उस ज्वानमिंग सेक्ट से कोई कांटेक्ट है या नहीं। अगर है तो मैं सजेस्ट करूंगा दीदी, वेश बदलकर अपनी मां को लेकर रात में चुपके से शहर से निकल जाओ। आखिर उन सेक्ट्स के लोग सब अच्छे नहीं होते। कुछ लोग जब मकसद पूरा ना हो और सही चीज ना मिले तो कुछ छिपे हुए बुरे काम कर सकते हैं। जियांग नान नान फिर चौंकी। वो तो गोल्ड सोल कॉइन तुम्हें वापस देना तक भूल गई। ज्वानवू डिवाइन पिल वो मना नहीं कर सकती थी, पर गोल्ड सोल कॉइन वो लेना नहीं चाहती थी। पर तुम्हें कैसे पता चला वो ज्वानमिंग सेक्ट से जुड़ी है? जब उसे होश आया, तुम पहले ही गायब हो चुके थे। जियांग नान नान ने होंठ हल्के से हिलाए। क्लिनिक में गई, वार्ड में
उसकी माँ अभी भी बेहोश थी। जियांग नाननान ने ज्वानवू डिवाइन पिल निकाली, एक पल हिचकिचाई, माँ को खिला दी और सोल पावर से मेरिडियंस खोलने में मदद की। जैसे जैसे टाइम बीता, उसकी माँ की स्किन के नीचे हल्की सी हरी रोशनी बहने लगी। पहले जो कमजोर दिल था वो थोड़ा मजबूत हो गया, चेहरे पर भी लाली आ गई। जियांग नाननान की सोल पावर खत्म हो गई, आंसू उसके पीले गालों पर बह गए। उसने क्लिनिक के बाहर देखा, जिस तरफ तुम गए थे। होंठ हल्के से हिले। छोटे युनबिन, मैं पक्का तुम तक पहुंचूंगी। थोड़ी देर सोल पावर रिकवर करने के बाद जियांग नाननान ने सामान समेटा, कपड़े बदले, टोपी पहनी, अपने खूबसूरत चेहरे को गंदा कर लिया। आसमान अंधेरा हो चुका था। उसने मां को पीठ पर उठाकर सीधा शहर का गेट छोड़ दिया। जुआनमिंग सेक्ट के अंदर चेन वेन सिर झुकाए रिपोर्ट कर रहा था। सेक्ट मास्टर द्वारा चुनी गई 3 लड़कियों में से एक शाम को साउथ सिटी गेट से निकल गई। जुआनमिंग सेक्ट मास्टर ने उसे एक नजर देखा। वजह पता है? चुप्पी के बाद वो बोला, सेक्ट मास्टर, ये लड़की तीनों में सबसे खूबसूरत थी, टैलेंट भी काफी अच्छा। दूसरे यंग मास्टर की तरह शरीक एकेडमी की स्टूडेंट है। उसकी मां के दिल की प्रॉब्लम की वजह से उसे हमारी जुआनवू डिवाइन पिल चाहिए थी इलाज के लिए, इसलिए थोड़ी हलचल हुई, पर उसका असली इरादा खरीदने का था। मैंने उसे ओरिजिनल कीमत बताई, साथ ही ये भी कि हमारे ऑक्शन हाउस में जल्द एक जुआनवू डिवाइन पिल नीलाम होगी। कीमत सुनकर उसे थोड़ी निराशा महसूस हुई। आखिर में सोचने का कहकर चली गई। आज दोपहर वो ऑक्शन में गई। जुआनवू डिवाइन पिल एक सिल्वर वीआईपी गेस्ट ने जीत लिया, पर पता नहीं क्यों लगता है उसे अब जुआनवू डिवाइन पिल की जरूरत नहीं रही। सीधे मां को पीठ पर उठाकर शहर छोड़ दिया। मेरा अंदाजा है शायद उसने वो वीआईपी ढूंढ लिया, उससे जुआनवू डिवाइन पिल के लिए डील की, पर फिर डर गई कि हमारा जुआनमिंग सेक्ट उसे कुछ करने को मजबूर करेगा, इसलिए छोड़ गई। जुआनमिंग सेक्ट मास्टर के होंठ हल्के से मुड़े। हमारा जुआनमिंग सेक्ट इतना गिरा नहीं कि ऐसा करे। जब चली गई तो चली गई, बाकी 2 लड़कियों में से एक चुन लो। चेन वेन एक पल हिचकिचाया, डी सेक्ट मास्टर, पर जो लड़की गई थी उसकी खूबसूरती बाकी 2 से कहीं ज्यादा थी। सेक्ट मास्टर, आप देख लें। जुआनमिंग सेक्ट मास्टर ने हाथ हिलाया। किसी को मजबूर करने वाला काम हमारा जुआनमिंग सेक्ट नहीं करता। इसके अलावा हमारा जुआनमिंग सेक्ट इतना बड़ा है, क्या भविष्य में सैनदान के लिए कोई खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी? चेन वेन ने सिर हिलाया। समझ गया सेक्ट मास्टर, मैं अभी बाकी 2 लड़कियों से बात करने जाता हूं, जाओ। चेन वेन बाहर चला गया। जियांग नाननान ने शहर से ज्यादा दूर नहीं, एक छोटे गांव में एक कमरा किराए पर लिया। अस्थायी रूप से बस गई। और तुम युनबिन भी सब तैयारी करके सेटिंग सन फॉरेस्ट की तरफ जल्दी बढ़े। जियांग नाननान से मिलना इत्तेफाक था, पर इस इत्तेफाक ने तुम्हें अभी का टाइम कंफर्म कर दिया। अगर गलत नहीं है तो अगले साल हुओ यू हाउ शरीक में एडमिशन लेगा। फेरी हर्ब मिले या ना मिले, जल्दी करनी होगी। अभी यही सोचकर तुम अचानक रुक गए। गलत। हुओ यू हाउ के एडमिशन का तुमसे क्या लेना देना? तुम तो उससे कई साल छोटे हो। तुमने आसपास के माहौल और आसमान के तारे देखकर अचानक उदास हो गए। मेरी बड़ी सी शादी की चारपाई, मुझे किस बात की इतनी जल्दी है? फेरी हर्ब मिलेगी या नहीं, शरीक जा पाऊंगा या नहीं, ये भी पता नहीं। खुद को इतना जल्दबाजी में क्यों डाल रहा हूं? आखिर में तुम एक डाल पर लेट कर सो गए। कंफर्टेबल नहीं था। आधे महीने बाद सेटिंग सन फॉरेस्ट के अंदर तुमने सामने वाला पॉइजन मार्श देखकर सन्न रह गए। मैं ये पॉइजन मार्श कैसे भूल गया? और क्या था? 7 कलर पॉइजन बीलिंग, 7 एक्सक्विजिट फ्लावर बीलिंग पॉइजन फिश। आखिर में शायद पहाड़ की दीवार पर एक भयंकर जहरीली बेल भी थी। अच्छी बात यह है कि पिछले 1 लाख साल में मैं बीच बीच में प्लॉट याद करता रहा, वरना शायद सब भूल जाता। तुम जल्दी होश में आए। गलत। अभी ये सोचने का टाइम नहीं है। मुख्य बात है अंदर कैसे जाऊं। एक्सट्रीम आइस 100 झरों को काबू कर सकता है, पर तुम्हारी एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड बस टॉप टियर आइस एट्रीब्यूट है, काफी नहीं है। इस पॉइजन मार्श को इस हाल में देखकर क्या बस यूं ही वापस लौट जाऊं? नहीं हो सकता। मैं 5 बार रास्ता भटका, मुश्किल से यहां तक पहुंचा, यूं ही वापस नहीं जा सकता। पर तुमने आइस मून से एक छोटा बर्फीला नीला फूल निकाला। फूल में 3 बर्फीले जैसी पंखुड़ियां थीं। ये तुम्हें तब मिला था जब तुम अभी भी सोल बीस्ट थे। इत्तेफाक से फेरी हर्ब नहीं था, पर थोड़ी देर के लिए एट्रीब्यूट बढ़ा सकता था। आइस एट्रीब्यूट को एक्सट्रीम आइस में बदल सकता था, बस 3 घंटे के लिए। 3 घंटे बाद आइस एट्रीब्यूट कुछ दिनों के लिए गिर जाता। उस साल तुम्हें बस 4 फूल मिले थे। पहले 3 में से 1 बर्बाद हुआ, बाकी 2 जान बचाने में गए। ये आखिरी वाला है। तुम इसे थोड़ी देर घूरते रहे, फिर वापस रख लिया। फिर मुड़कर 5 सोल खोलकर हेवनली सोल एम्पायर की कैपिटल स्काईडो सिटी की तरफ उड़े। तुम्हें फीडिंग बॉटल्स खरीदनी थी। 1 दिन बाद तुम फिर सेटिंग सन फॉरेस्ट के बाहर पहुंचे। तुम्हारे पास 30 लेवल 2 फीडिंग बॉटल्स थीं।
साथ ही एक लेवल 7 डिफेंसिव सोल गाइड शूज एक बार चार्ज करने पर सिर्फ 3 बार यूज हो सकते थे, एक बार में 1 घंटा चलते। तुमने एक फिक्स टारगेट सोल गाइड डिवाइस भी खरीदा और 2 लेवल 6 फिक्स टारगेट सोल गाइड शेल्स, हाई एक्सप्लोसिव प्लस बर्निंग। ये आखिरी उन भयंकर जहरीली बेलों से निपटने के लिए थे, पर बीच रास्ते में एक हादसा हो गया। काला लबादा पहने होने के बावजूद तुम्हें एक सोल सेज और एक सोल एल्डर ने नोटिस कर लिया। तुम्हें मजबूर होकर एक फिक्स्ड टारगेट सोल गाइड शेल यूज करना पड़ा। एक आदमी वहीं मारा गया, दूसरा भयंकर घायल हुआ। फिर तुम्हारी आइस डैगर ने उसका दिल भेद दिया। ये सोचकर तुम्हें गुस्से से दांत किटकिटाने लगे। वो एक शेल क्रिटिकल मोमेंट में जान बचा सकता था, नतीजतन यूं ही बर्बाद हो गया। दोपहर को सारा सामान चेक करने के बाद तुमने सोल गाइड शूज पहने और वो बर्फीला नीला फूल खा लिया। एट्रीब्यूट बूस्ट, एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड पजेस हुआ। एक्सट्रीम कोल्ड आभा फट पड़ी। तुमने एक फीडिंग बॉटल पकड़ी और सीधा पॉइजन मार्श में घुस गए। पॉइजन मार्श में जहां से तुम गुजरे वहां जहरीली धुंध बिखर गई। बड़े बड़े हिस्से पाउडर बनकर बिखर गए। तुमने तेजी से खोज करते हुए जल्द ही 7 कलर पॉइजन बीलिंग और जेडलिंग पॉइजन फिश में घुसे। एक्सट्रीम कोल्ड आभा ने पूरी बॉडी लपेट रखी थी। भयंकर झर पास नहीं आ सका। सोल गाइड शूज करोजन झेल रहे थे। नीचे जेडलिंग 7 एक्सिक विजिट फ्लावर और 9 एक्सिक विजिट फ्लावर भी जमी हुई आभा से दबकर पास नहीं आ पा रहे थे। 1 घंटे से ज्यादा बाद सोल गाइड शूज दूसरी बार यूज हो चुके थे। तीसरी बार जैसे ही शूज खुलने वाले थे, तुमने आखिरकार पॉइजन मार्श के डूबते हुए हिस्से को देखा। वही वो पहाड़ था जहां आइस फायर 2 नाइट्स थीं। तुमने फौरन स्पीड बढ़ाई। जल्द ही पहाड़ की दीवार पर वो भयंकर जहरीली बेलें दिखीं। तुमने फिर स्पीड बढ़ाई, सीधे तोड़ने की कोशिश में, पर अगले ही पल एक बेल सामने उठ खड़ी हुई। बाकी 2 बेलें पीछे से चलीं। तुमने जल्दी से बचने की कोशिश की। सामने वाली भयंकर जहरीली बेल शूज पर पड़ चुकी थी। कड़क शूज की एनर्जी तेजी से खत्म होकर टूट गई। तीसरी बार शूज खुले। तुमने फौरन मुड़कर फिक्स टारगेट सोल गाइड डिवाइस और शेल निकाला। जिस पल शूज गायब हुए, शेल फायर हो गई। दोनों भयंकर जहरीली बेलें सीधे राख बन गई। तुमने शेल के धक्के से तेजी से पहाड़ की दीवार से दूर घाटी की तरफ हटे। कुछ दसियों मीटर बाद बेलें आखिरकार तुम तक नहीं पहुंच पाईं। तुमने अपनी छाती थपथपाई और पीछे देखकर सच में दर्द महसूस किया। अगर अभी मैं इंसानी रूप में ना होता तो तुम सबको जरूर मार डालता। मेरा एक जोड़ा शूज उड़ गए, एक शेल भी। कितना दर्द होता है। ये बोलते ही पहले से कहीं मोटी एक भयंकर जहरीली बेल अचानक तुम्हारे सिर के ऊपर वाले शूज पर वार करती है। शूज की एनर्जी तुरंत खत्म हो गई। तुम्हारी पुतलियां सिकुड़ गईं। अगले ही पल एक जबरदस्त ताकत ने तुम्हें उड़ा दिया। तुम्हारा पूरा शरीर तोप के गोले की तरह घायल होते हुए उड़ा। तुमने दिल में जमकर गालियां दी। किसने कहा भयंकर जहरीली बेल की लंबाई ज्यादा से ज्यादा 10 जांग होती है? 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। धड़ाम, तुम जमीन में नहीं गिरे, किसी चीज ने तुम्हें पकड़ लिया। काफी नरम था। उसी वक्त नीचे से एक आवाज आई, मुझ पर किसने वार किया? यूयू गुस्सा हो गई। ये ठंडा एहसास, बताओ क्या तुम 8 सींगों वाले हो? तुमने नीचे देखा। तुम्हारे नीचे एक हल्का गुलाबी बड़ा फूल था, बिना किसी दाग के, पंखुड़ियां क्रिस्टल जैसी साफ। यही थी यूशियांग किलुओ फेरी हर्ब। तुम पलटकर फूल की पंखुड़ियों से उतरे। सामने अचानक लाल सफेद 2 रंगों की आग की छवि दिखी। आइस फायर 2 नाइट्स। तुमने अपनी नाक सहलाई। अच्छा है नीचे नहीं गिरे, वरना ये छोटी सी बॉडी या तो फायर डॉग से पिघल जाती या आइस डॉग से जम जाती। नीचे से फिर आवाज आई, इंसानी बच्चा कैसे हो सकता है? गुलाबी रोशनी ने तुम्हें उठाकर जमीन पर बिठा दिया। काफी क्यूट भी है। बच्चे तुम कहां से आए? किसी पर वार क्यों किया? तुम यूशियांग किलुओ फेरी हर्ब को देखकर थोड़े हैरान हो गए। और कहां से आ सकता हूं? बेशक बाहर से। तुम अब भी जवाब भी नहीं दे पाए थे कि यूयू ने आगे कहा, बच्चे तुम्हारे शरीर की आभा थोड़ी परिचित सी है। तुम शायद बाहर के जेडलिंग पॉइजन मार्च को तोड़कर आए होगे, है ना? उसकी आवाज में एक्साइटमेंट था। तुमने बोला, सीनियर, हेलो। जैसा आपने कहा, मैं अपने मार्शल स्पिरिट के एट्रीब्यूट के भरोसे पॉइजन मार्च पार करके आया, पर मैंने बस एक तरीके से थोड़ी देर के लिए मार्शल स्पिरिट का एट्रीब्यूट बढ़ाया था। यूयू ने अपनी ओरिजिनल बॉडी हिलाई। तो ऐसा है, मार्शल स्पिरिट वही बर्फीले नीले पंख होंगे जो अभी अभी तुम्हारे शरीर पर थे, है ना? पर अगर तुम्हारे पास पंख हैं तो ऊपर से गिरे कैसे? तुम्हारे होंठ हल्के से मुड़े। ऊपर पहाड़ की दीवार नहीं है क्या? पहाड़ की दीवार पर बहुत सारी भयंकर जहरीली बेलें हैं। थोड़ी सी लापरवाही में उनमें से एक ने मुझे नीचे गिरा दिया। यूयू हंस पड़ी। बेल से गिराया गया? हाँ। तो इंसानी बच्चे, तुम्हारी बात से लगता है तुम खास तौर पर ढूंढते हुए आए। कोई काम है? पर हमारी यहाँ की चीज चाहिए, तो तुम्हें मेरे साथ थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी। तुमने बिना छुपाए सीधा अपना मकसद बताया। सीनियर, मुझे इत्तेफाक से इस जगह के बारे में पता चला। यहाँ आया एक फेरी हर्ब मांगने के लिए।
एक ऐसी फेरी हर्ब जो 1 लाख साल की सोल बीस्ट के इंसानी रूप लेने के बाद उसकी आभा छुपा सके। सोल बीस्ट के इंसानी रूप की आभा छुपाने वाली फेरी हर्ब। ये तो आसान है, पर इंसानी बच्चे, तुम्हें ऐसी फेरी हर्ब किस काम की? तुमने भौहें सिकोड़ी। यूयू की 1 लाख साल की कल्टीवेशन के हिसाब से उसे तो पता चल जाना चाहिए तुम सोल बीस्ट के इंसानी रूप हो। तुमने पूछा, सीनियर, आपको मेरे शरीर की आभा महसूस नहीं होती? आभा? कैसी आभा? तुम्हारी उस बर्फीली ठंडी आभा की बात कर रहे हो? वो तो मुझे तभी महसूस हो गई थी जब तुम मुझसे टकराए थे। अरे नहीं, तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाहते तुम सोल बीस्ट का इंसानी रूप हो? एक पर्पल रोशनी यूयू के पिस्टल से निकलकर तुम पर गिरी। तुम नर्वस नहीं हुए? वो तुम्हारी बॉडी जांच रही थी। जल्द ही पर्पल रोशनी वापस लौटी। यूयू की आवाज में हैरानी थी। मैंने देख लिया, सोचा नहीं था तुम्हारी बॉडी में बर्फीली ठंड के अलावा एक और पावर भी है, यहां तक कि तुम्हारे ब्यूस्टेड 5 सोल से भी ज्यादा। पर चूंकि तुम इंसान हो, तुम्हें सोल बीस्ट की आभा छुपाने वाली फेरी हर्ब किस काम की? तुम एक पल के लिए जम गए। गलत। यूयू ने असल में नोटिस नहीं किया। एक पल बाद तुम्हारी आंखों में एक चमक कौंधी। उस पावर ने तुम्हारी सोल बीस्ट आभा को ढक दिया। यूयू ने जोर दिया, अरे बच्चे, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुमने फौरन एक झूठी वजह बना ली। मेरा एक दोस्त है जो अभी अभी सोल बीस्ट से इंसान बना है। मेरी माँ एक टाइटल डोलोर हैं जिन्होंने उसे ढूंढा था, पर मेरी माँ ने उसके साथ कुछ नहीं किया। मेरा वो दोस्त मेरे साथ स्कूल जाना चाहता है, पर जिस सोल मास्टर एकेडमी में मैं जाने वाला हूं वहां बहुत सारे टाइटल डोलवर हैं। सब इंसान मेरी मां जैसे दयालु नहीं होते। फिर मुझे इस जगह के बारे में याद आया, इसलिए काफी सारी खामियां थीं, पर यूयू ने यकीन कर लिया। अच्छा ऐसा है, 1 लाख साल की सोल बीस्ट इंसानी रूप लेकर फिर से कल्टीवेट कर रही है। सोचा नहीं था तुम्हारा ऐसा दोस्त होगा। तुम और तुम्हारी मां वाकई अच्छे लोग हो। तुम्हारे दोस्त को मारकर मार्शल स्पिरिट नहीं बनाया। आखिरी वाक्य में उसकी आवाज साफ ठंडी पड़ गई। पर फेरी हर्ब यूं ही नहीं दे सकती। ऐसा करते हैं बच्चे, तुम मेरे साथ 6 महीने बात करो, मैं तुम्हें सोल बीस्ट की आभा छुपाने वाली फेरी हर्ब दे दूंगी। तुम एक पल के लिए जम गए। 6 महीने? यूयू नाराज हुई। क्या हुआ? 6 महीने में एक फेरी हर्ब मिलना काफी वर्थ है। 6 महीने में कोई इजाफा नहीं होता है ना? तुमने फौरन सिर हिलाया। नहीं नहीं, बस मेरे पास सिर्फ 1 महीने का खाना है। अच्छा ऐसा है, टेंशन मत लो, इस वैली में तुम्हारे खाने लायक चीजें हैं। तुमने थोड़ी देर सोचकर मान लिया। ठीक है सीनियर, मैं 6 महीने रुकता हूं। बिना टेस्ट के फेरी हर्ब मिल जाएगी। ये डील काफी अच्छी है, और 6 महीने बाद भी शरेक के एडमिशन तक पहुंच जाऊंगा। तुम आइस फायर 2 नाइट्स के पास टेंट लगाकर उसी दिन से यूयू के साथ बातें करने लगे। रात को तुम गहरी नींद में सो गए। टेंट के बाहर गुलाबी धुंध घूमने लगी। यांगकवान झील के किनारे एक लड़की की आवाज गूंजी, यूयू, तुम्हें उस बच्चे की बात पर यकीन है? ये बोलने वाली फायर एट्रीब्यूट फेरी हर्ब थी। यूयू ने जवाब दिया, अजाओ, आवाज इतनी धीमी करने की जरूरत नहीं। उसने थोड़ी सी ट्रिक की। वो जागेगी नहीं। जहां तक इस बच्चे की बात की सच्चाई है, मुझे बस 2 बातों पर यकीन है। वो सोल बीस्ट के इंसानी रूप की आभा छुपाने वाली फेरी हर्ब मांगने आई है, इस पर यकीन है। वो 1 लाख साल की सोल बीस्ट के लिए मांग रही है, जिसने इंसान बनने का चुनाव किया, इस पर भी यकीन है। फायर एट्रीब्यूट फेरी हर्ब उलझन में पड़ी। अरे सच में? क्यों? यूयू ने तुम्हारे टेंट की तरफ देखा, क्योंकि वो खुद ही वो इंसानी रूप ली हुई 1 लाख साल की सोल बीस्ट है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट पावर वाली सोल बीस्ट है। क्या? पर यूयू, तुमने आज इस बच्चे की बॉडी चेक की थी ना? उस वक्त क्यों नहीं बताया? और भले ये बच्चा तुम्हारे साथ है, पर अगर ये सोल बीस्ट का इंसानी रूप होता, हम सबको भी जरूर महसूस होता। पर मेरी सेंस में वो सच में इंसानी बच्चा ही है। 8 सींगों वाला हैंगिंग आइस ग्रास और स्पाइन वाला 1 लाख साल का प्लांट टाइप सोल बीस्ट भी अपनी रोशनी चमकाकर सहमति दिखाते हैं। यूयू ने कहा, वो सच में सोल बीस्ट का इंसानी रूप है। अगर तुम सब भी मेरी तरह उसकी बॉडी चेक करते तो पता चल जाता। पर उसके अंदर एक और पावर है जो उसकी सोल बीस्ट की आभा को ढके हुए है, इसलिए तुम्हें महसूस नहीं हुआ। जहां तक इंसानों की बात है, चाहे टाइटल डोलवर ही क्यों ना हो, मेरी तरह उसकी बॉडी चेक किए बिना वो भी नहीं देख सकता। सोल डोलवर की तो बात ही छोड़ो। फायर एट्रीब्यूट फेरी हर्ब ने अपनी ओरिजिनल बॉडी हिलाई। ऐसा है क्या? यूयू, वो पावर क्या है जो हम सबकी नजर से बच गई? एक और 5 सोल है। सोल बीस्ट के इंसानी रूप के तौर पर उसके पास बस एक 5 सोल होनी चाहिए। वो उसकी ओरिजिनल बॉडी है, पर उसके पास एक एक्स्ट्रा 5 सोल है। उसकी ओरिजिनल बॉडी वाली 5 सोल से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक 5 सोल। सच कहूं, दिन में मुझे बहुत हैरानी हुई। अभी भी फायर एट्रीब्यूट फेरी हर्ब ने जल्दी मान लिया। एक और 5 सोल, ठीक है। तो यूयू, तुमने इसे 6 महीने क्यों रोका? अगर ये सोल बीस्ट है और एक और 5 सोल इसकी खुद की आभा को ढक सकती है, तो तुम सीधे इसे बता दो और जाने दो। ऐसा क्यों नहीं करती? ये सोल बीस्ट का इंसानी रूप है। देखने में कोई बुरी सोल बीस्ट भी नहीं लगती। शायद हमारा वजूद उजागर नहीं करेगी। यूयू ने पूछा, अजाओ, अगर मैं तुम्हें बताऊं, मैं सच में बस उससे बात करना चाहती हूँ। फायर एट्रीब्यूट फेरी हर्ब खामोश रह गई। उसे अचानक कुछ याद आया। आवाज में शरारत सी आई। यूयू, जैसा तुमने कहा, मुझे एक मजेदार बात सूझी।
देखो ये बच्चा सोल बीस्ट का इंसानी रूप है, तो पक्का 1 लाख साल की सोल बीस्ट है। वो बाहर बड़ा हुआ है, तो पक्का एक असली 1 लाख साल की सोल बीस्ट है। तो क्या इसका मतलब उसकी उम्र हम सबसे ज्यादा है? और आज उसने तुम्हें सीनियर भी बुलाया। मेरे हिसाब से क्यों ना उसे हमारा बड़ा भाई बहन मान ले। यूयू एक पल जमी फिर हंस पड़ी। हाँ, आ जाओ, ये आइडिया अच्छा है, पर पहले 1 महीना देख लेते हैं। उसका कैरेक्टर कैसा है देखते हैं। नहीं, उसने इंसानी रूप चुना है, मानवीय गुण कहना चाहिए। ये बात यूयू और अजियाओ ने यूं ही तय कर दी। 7 महीने बाद तुम्हारी सोल पावर लेवल 19 पर पहुंच चुकी थी। पहले 2 महीने काफी नॉर्मल रहे। पहले महीने खाना खत्म होने के बाद दूसरे महीने से यूयू दीदी और अजियाओ दीदी रोज कुछ ना कुछ लाती। खाना कहने से ज्यादा वो फल, फूल की पंखुड़ियां, घास के पत्ते जैसे लगते। कभी कभी बाजियाओ भाई भी तुम्हें कुछ देता। ये चीजें तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद थी। सोल पावर तेजी से बढ़ी, कॉन्स्टिट्यूशन भी काफी मजबूत हुआ। दूसरे महीने के बाद यूयू ने तुम्हें अपनी दीदी मानने को कहा। फायर एट्रीब्यूट फेरी हर्ब भी। जहां तक बाजियाओ हैंगिंग आइस ग्रास की बात है, उसे यूयू दीदी और अजियाओ दीदी ने आधा जबरदस्ती आधा खुद से मनाकर शामिल किया। 3 महीने बाद डी लोंग जिन गुआ भी तुम्हें कुछ खाना देकर बीच में शामिल हो गया। तुम बेशक तैयार थे, तुम पहले 1 लाख साल की सोल बीस्ट थे, पर अब इंसानी रूप ले चुके थे। यूयू दीदी वगैरह को मानना भी एक ठिकाना पाने जैसा था। चौथे महीने में यूयू दीदी ने यह भी हल्के से बताया, जब तक ज्यादती ना हो आगे मदद के लिए उनके पास आ सकते हो, यही असली फायदा था। 5वें महीने में तुमने किलोआ यूजिंग किया। देखी, एक बात भी कंफर्म हुई, यूयू दीदी बाद में हेवनली टिब्यूलेशन जेल नहीं पाई, इसलिए इस दौरान तुम लगातार सोचते रहे उसकी कैसे मदद करूं। यूयू ने तुम्हें सिर झुकाकर सोचते देखा और पूछा, छोटे युनबिन तुम क्या सोच रहे हो? कल तुमने कहा था आज निकलोगे, है ना? तुमने सिर उठाया। कुछ नहीं, बस कल्टीवेशन की कुछ बातें सोच रहा था। यूयू दीदी, दोपहर तक मुझे निकलना है, हम बाहर सावधान रहना। जो फेरी हर्ब वादा किया था वो अभी दे देती हूँ। गुलाबी रोशनी में लिपटी 2 फेरी हर्ब्स तुम्हारी तरफ तैरती आईं। तुमने पलकें झपकाईं। 2 यूयू दीदी, क्या तुमने गलती से 2 दे दी? अजियाओ दीदी की आवाज बगल से आई। नहीं, 2 ही सही हैं, ये हमने मिलकर तय किया। और छोटे युनबिन, दूसरी वाली मना भी नहीं कर सकते। जाओ दीदी। मतलब क्या? अजियाओ दीदी ने सीधे कहा। भूल गए इन कुछ महीनों में क्या क्या खाया? वो फूल की पंखुड़ियां, घास के पत्ते वगैरह सब के सब बिना साइड इफेक्ट वाले नहीं थे। इन दोनों फेरी हर्ब्स में से एक का नाम है बाबाई शियानलान। हजारों साल पहले वो आदमी अपना पुराना रूप ले गया था। इसमें फाउंडेशन मजबूत करने और बॉडी की गंदी चीजें निकालने की एबिलिटी है। इसकी दवाई असर धीमा है, पर बहुत शुद्ध भी। सोखना आसान है, पर टाइम ज्यादा लगता है। ये इन कुछ महीनों में तुम्हारी बॉडी में जमी दवाओं को निकालने के लिए काफी है, साथ ही तुम्हारी बॉडी की कुछ गंदी चीजें भी। यूयू दीदी ने आगे एक्सप्लेन किया। जहां तक लिंगलोंग व्यू शियानलिंग की बात है, तुम्हारे दोस्त की आभा छुपाना पक्का इसका काम करेगी। जब तुम्हारा दोस्त मैच्योर हो जाए, उसे खिला देना या तुम खुद खा लो, दोनों चलेगा। बेशक तुम दोनों फेरी हर्ब्स रख भी सकते हो, आखिर ये फेरी हर्ब्स हैं। अगर कोई भयंकर घायल होकर मरने की कगार पर हो, तो ये कुछ दिन जान भी बचा सकती हैं। पर लिंगलोंग व्यू शियानलिंग का असली काम मेंटल पावर बढ़ाना है। बेशक ये तुम्हारी सोल पावर भी थोड़ी बढ़ाएगी। और लिंगलोंग वू शियानलिंग यिन एट्रीब्यूट वाली पावर के लिए जबरदस्त काम करता है। तुमने ये सब सुनने के बाद दोनों फेरी हर्ब्स के काम याद कर लिए। वो आदमी शायद तांग सानी होगा, पर तुमने ये बात नहीं कही। यूयू ने पूछा, बाबाई शियानलान तुम यहीं खा लो, अगर वो दवा वाला झरना निकाला गया तो तुम्हारी फाउंडेशन पर असर होगा। अच्छा हाँ, छोटे युनबिन, तुम्हारे पास कोई बड़ा जेड पत्थर है? लिंगलोंग वू शियानलिंग तोड़ने के बाद 100 साल तक नहीं मुरझाता, और ये बहुत छोटा भी है। एक खोखला पेंडेंट बनाकर उसमें रखा जा सकता है। नेकलेस बनाकर ले जाना भी आसान होगा। तुमने सोचा जेड बॉक्स है, बड़ा जेड टुकड़ा शायद नहीं है, पर तुम्हारे पास एक और चीज है। यूयू ने पूछा, मिलेनियम फ्रॉस्ट आइस जेड चलेगा? ये तुम्हें एक्सट्रीम नॉर्थ की जगह में स्टार रिंग में मिला था। यूयू ने पूछा, तुम उसे निकाल कर दिखाओ। हाँ ठीक है। तुमने अपनी हथेली से एक हथेली जितना बड़ा काफी मोटा मिलेनियम फ्रॉस्ट आइस जेड निकाला। ठंडक फौरन फैल गई। बाजियाओ ज्वानबिंग ग्रास से एक हल्की आवाज आई। यूयू दीदी ने मेंटल पावर से थोड़ी देर देखा। चल सकता है, लिंगलोंग वू शियानलिंग को वैसे भी ठंड पसंद है। बाजियाओ, ये काम तुम्हें दे रही हूं। बर्फ की बात तो तुम्हारे हाथ में ही अच्छी है। बाजियाओ भाई ने फौरन इंप्रेस किया। अब तुमने दोनों फेरी हर्ब्स की तरफ देखा। बापन शियानलान पूरी तरह सफेद और क्रिस्टल जैसी थी, एक 8 पंखुड़ी ऑर्किड जैसी दिखती थी। लिंगलोंग वो शियानलिंग बहुत छोटा था, फूल समेत बस 5 सेंटीमीटर के करीब, पूरी तरह शुद्ध सफेद, चारों तरफ सफेद धुंध फैली हुई। जल्द ही बाजियाओ भाई ने लिंगलोंग वो शियानलिंग ले लिया। यूयू दीदी के जोर देने पर तुमने बापन शियानलान खा लिया। रात होने तक तुमने आंखें खोली,
सोल पावर लेवल 20 की दहलीज तक पहुंच चुकी थी। पूरी बॉडी बेहद हल्की महसूस हुई। अगली सुबह यूयू दीदी ने गुलाबी रोशनी में एक नेकलेस फेंका। छोटे युनबिन, ये लो। तुमने नेकलेस पकड़ा। चेन सफेद धागे की थी, देखने में पतली पर बहुत मजबूत। पेंडेंट एक सफेद नीला जेट बॉल था, जिसकी सतह पर यूयू दीदी और अजियाओ दीदी की ओरिजिनल बॉडी के डिजाइन थे। ध्यान से देखा तो लिंगलोंग वू शियानलिंग उस जेट बॉल के अंदर थी, सफेद धुंध से घिरी हुई। तुमने फौरन पेंडेंट पहन लिया। इन कुछ महीनों में यूयू दीदी और अजियाओ दीदी का जो अजीब बर्ताव था, तुमने वो सब नोटिस किया था। अगर उन्हें सच में लगता कि लिंगलोंग वू शियानलिंग तुम्हारे दोस्त के लिए है, तो वो इतनी मेहनत से पेंडेंट न बनाती। उससे भी कम उस पर अपनी ओरिजिनल बॉडी न उकेरती। वो पहले से जान चुकी थी तुम 1 लाख साल की सोल बीस्ट का इंसानी रूप हो, पर तुमने ये उजागर नहीं किया। अभी जैसा है वैसा ही अच्छा है। तुमने सामान समेटना शुरू किया। अभी अभी टेंट और बिस्तर समेटने ही वाले थे। यूयू दीदी की आवाज आई, छोटे युनबिन, टेंट समेटने की जरूरत नहीं, ये जगह भी तुम्हारा घर है। आगे जब भी मन करे वापस आ जाना। इतना कहकर तुमने सोल गाइड शील्ड खोली। एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड पजेस हुआ। एक पल में आसमान की तरफ उड़े। अगले ही पल एक गोल्डन रोशनी पीछे लगी। डी लॉन्ग जिनगुआ की दहाड़ सुनाई दी। तुझ में दम है तो भाग मत। कहा था मुझे लॉन्गे बुलाओ। जिस दिन से तुमने पहली बार उसे गुआगे बुलाया था, वो लगातार सुधार करता रहा कि उसे लॉन्गे बुलाओ, पर तुम जानबूझकर नहीं बदलते। गोल्डन रोशनी को अजियाओ दीदी ने रोक दिया। डी लॉन्ग जिनगुआ भयंकर गुस्से में आ गया। अगली बार वापस आया तो पक्का इसकी धुनाई करूंगा। और अजियाओ, तुम उस लौंडे की मदद कर रही हो। यकीन नहीं तो मैं तुमसे भी झगड़ूंगा। अजियाओ दीदी ठंडी हंसी हंसी, तो झगड़ ले फिर, मैं तुझसे डरती हूं क्या। डी लॉन्ग जिनगुआ भयंकर गुस्से में आ गया, फिर हंसने लगा। बाजियाओ भाई ने भी आराम से कहा, सच कहूं तो मुझे गुआगे बुलाना ही अच्छा लगता है। पीछे की आवाजें सुनते हुए तुम्हारे दिल में गर्माहट आई। तुम्हारा कोई कबीला नहीं है। 1 लाख सालों में ज्यादातर टाइम अकेले ही रहे। अभी जैसा है। तुम जहरीले बादल में घुस गए, फिर से पहाड़ की दीवार के सामने आए। इस बार तुमने आइस मून से एक जेट बॉक्स निकाला। जेट बॉक्स खोला, अंदर थोड़ी सी पराग निकली। ये यूयू दीदी ने तुम्हें दी थी। उसका खुद का पराग नहीं, बल्कि फेरी हर्ब की क्वीन किलुआ यूजिंग की पराग। पराग निकलते ही भयंकर जहरीली बेलें तुरंत रुक गईं। कुछ कमजोर वाली पहाड़ की दीवार पर सिकुड़ गईं। तुमने मौका पकड़ा, पूरी स्पीड से पहाड़ की दीवार पार की। वो मोटी और लंबी भयंकर जहरीली बेल नहीं दिखी। तुम भी नहीं रुके, आगे उड़ते रहे। बिलिंग 7 एक्सक्विजिट फ्लावर और 9 एक्सक्विजिट फ्लावर एरिया के करीब पहुंचे। तुमने एक खोखली जेट बॉल निकाली। ये मिलेनियम फ्रॉस्ट आइस जेट का बचा हुआ टुकड़ा था। अंदर आइस स्प्रिंग का पानी था। एक्सट्रीम कोल्डनेस जेट बॉल से निकली। बिलिंग 7 एक्सक्विजिट फ्लावर और 9 एक्सक्विजिट फ्लावर जेट जैसी एक्सट्रीम कोल्ड से एक एक करके पीछे हटी, पर तुम्हारा हाथ भी अकड़ने लगा। ठंडक बांह तक फैलने लगी। तुम बेबसी से मुस्कुराए। बाजियाओ भाई ने बस इतना कहा था, ज्यादा देर न पकड़ना। इतना ठंडा होगा नहीं बताया। कितनी ठंड है, तुम्हें बस स्पीड बढ़ानी पड़ी। बिलिंग फूल वाले एरिया से निकलने के बाद तुमने फौरन आइस स्प्रिंग जेट बॉल वापस रखी। पॉइजन मार्श एरिया से निकलने के बाद तुमने पहले से ज्यादा एक बार यूज हो चुकी सोल गाइड शील्ड बंद कर दी। रुककर आराम किया। थोड़ी देर बाद तुमने नक्शा देखा। शरेक सिटी की तरफ बढ़े। हेवनली सोल एम्पायर के साउथ ईस्ट में लीमा प्लेन, शरेक सिटी का ईस्ट गेट। तुमने गेट देखकर मुस्कान दी। इस बार काफी स्मूथ रहा। सिर्फ 2 बार रास्ता भटके। 11 दिन में पहुंच गए। तुमने देखा गेट के बाहर पहले से एडमिशन क्यों लगी थी। क्या एडमिशन पहले ही शुरू हो गया। एडमिशन काउंटर गेट के बाहर क्यों है। तुमने ज्यादा नहीं सोचा, सीधा क्यू में लग गए। जल्द ही किसी ने तुम्हें नोटिस किया। भाई देखो, शरेक की एडमिशन क्यू में एक बच्चा कैसे है। देखने में 7-8 साल का होगा। आजकल के बच्चे इतने जीनियस हैं क्या। बगल वाले ने कंधे उचकाए। किसे पता, पर सोचो, शरेक एकेडमी में अजीब जीनियस भरे पड़े हैं, तो इस बच्चे का एडमिशन क्यू में होना कोई हैरानी की बात नहीं। वो भी सही है, तुमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। तुमसे आगे खड़े लोगों में कुछ हैरान थे, कुछ बेपरवाह और कुछ नाक भौं सिकोड़ते। उन्हें शायद लगा तुम बस अटेंशन के लिए आए हो। जल्द ही तुम्हारी बारी आई। जांच के लिए एक मिडिल एज्ड अंकल था। बगल में रजिस्ट्रेशन संभालती एक औरत टीचर थी। मिडिल एज्ड अंकल ने तुम्हारी उम्र देखी। दिलचस्पी बढ़ी। छोटे, क्या तुम्हें शरेक एकेडमी के एडमिशन टेस्ट के नियम पता हैं? तुम मुस्कुराए। हाँ पता है। पहला, उम्र 12 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सोल पावर लेवल 15 से कम नहीं होनी चाहिए। मिडिल एज्ड अंकल जोर से हंसा। सोचा था तुम्हें नहीं पता होगा। छोटे, लगता है इस बैच के नए स्टूडेंट्स में एक छोटा राक्षस निकलेगा। ठीक है,
अपनी रिकमेंडेशन लेटर दिखाओ। तुमने सिर हिलाया। मेरे पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं है। तुम्हें भी थोड़ी उलझन हुई? किसे पता था रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए होगा। मिडिल एज्ड अंकल ने भौहें सिकोड़ी। रिकमेंडेशन लेटर नहीं है। हाँ अंकल, मैं अनाथ हूं। मिडिल एज्ड अंकल सीधे इमोशनल नहीं हुआ। अनाथ, ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर नहीं है तो मुझे पहले तुम्हारी 5 सोल देखनी होगी। तुम्हारी सोल पावर और स्पिरिट पावर टेस्ट करनी होगी। मुझे परमिशन लेकर तय करना होगा तुम्हें रखें या नहीं। औरत टीचर ने भी सिर हिलाया। मिडिल एज्ड अंकल ने पूछा, छोटे, तुम्हारा नाम क्या है? यूनबिन, 5 सोल, एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड। बात खत्म होते ही औरत टीचर सबसे पहले चौंकी। छोटे, तुम्हारा मतलब एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड? हाँ। मिडिल एज्ड अंकल भी होश में आया। आंखें फैल गईं। मेरे भगवान, एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड जैसी 5 सोल सैकड़ों साल में एक बार भी नहीं दिखती। औरत टीचर शांत होकर एक्सप्लेन करने लगी। हाँ, एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड एक टॉप टियर 5 सोल है। आइस और सील दोनों एट्रीब्यूट्स बेहद दुर्लभ और इनहेरिट नहीं हो सकती। पिछली बार जिसके पास ये 5 सोल थी वो 500 साल पहले का लेवल 96 सुपर डोलवर विंटर डोलवर था। तुमने चुपचाप सिर हिलाया। वाकई रजिस्ट्रेशन वाली टीचर है। ये जानकारी उसने पहले से चेक कर रखी थी, इसीलिए सीधे बोल पाई। मिडिल एज्ड अंकल ने क्रिस्टल बॉल थमाई। छोटे, तुम्हारी 5 सोल तो बहुत बढ़िया है। आओ सोल पावर टेस्ट करते हैं। तुमने क्रिस्टल बॉल ली, सोल पावर डाली। क्रिस्टल बॉल एक पल में आधी जल उठी। मिडिल एज्ड अंकल तुरंत चीख पड़ा, लेवल 25, ये कैसे मुमकिन है? आसपास के लोग भी हैरान रह गए। 6-7 साल का बच्चा और लेवल 25, ये तो कोई नॉर्मल जीनियस नहीं है, ये तो हद ही है। काफी देर बाद मिडिल एज्ड अंकल ने अपने आप को संभाला। चेहरा सीरियस हो गया। छोटे, हालांकि नियम में सोल रिंग के बारे में पूछना जरूरी नहीं, पर मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारी सोल रिंग्स कहां से आईं? लेवल 25 का मतलब है तुमने लेवल 20 पार कर लिया। 2 सोल रिंग्स हैं। तुमने कहा नहीं था तुम अनाथ हो, तो ये कैसे मुमकिन है? तुम एक पल चुप रहे। ये सवाल सच में जवाब देना आसान नहीं था। अचानक तुम्हारे दिमाग में एक आवाज कौन थी? मिल गया। ये शरेक एकेडमी की एक दयालु दीदी ने मुझे दिलवाई थी। उस दीदी का नाम जियांग नान नान है। जियांग नान नान? कौन? मिडिल एज्ड अंकल उलझन में पड़ा। औरत टीचर ने उसकी आस्तीन खींची। मैं इस लड़की को जानती हूं। वो आउटर एकेडमी में बहुत मशहूर है। आउटर एकेडमी की नंबर 1 ब्यूटी है। सोल जुन लेवल पर। सुना है जल्द ही सोल जोंग तक पहुंचने वाली है। मिडिल एज्ड अंकल ने सिर हिलाया, पर शक पूरी तरह नहीं गया। वो औरत टीचर की तरफ मुड़ा। तुम खुद पहले संभालो, मैं जाकर पूछता हूं इस बच्चे का क्या करना है। औरत टीचर ने सिर हिलाया। ठीक है, जाओ। मिडिल एज्ड अंकल फिर तुम्हारी तरफ मुड़ा। छोटे, यहीं थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं जाकर पूछता हूं, जल्दी वापस आऊंगा। अच्छा हाँ, तुम्हारी उम्र कितनी है? लगभग 7 साल। मिडिल एज्ड अंकल फिर चौंका। लगभग 7 साल। वो सिर हिलाकर सीधा शरेक एकेडमी के अंदर चला गया। तुमने उसकी पीठ देखी? सिर हिलाया। लगा उसे काफी झटका लगा है। लगभग आधे घंटे बाद मिडिल एज्ड अंकल वापस आया। पीछे जियांग नान नान भी थी। जैसे ही वो आई, फौरन सबका ध्यान खींच लिया। तुमने आह भरी। लगता है खूबसूरती हमेशा जीतती है। जियांग नान नान ने तुम्हें देखा। आंखों में शुक्रगुजारी भरी थी, साथ में उलझन भी। सच में तुम हो? तुमने उसे आंख मारी? छोटी दीदी, बहुत टाइम बाद मिले, उम्मीद नहीं थी ना? जियांग नान नान ने तुम्हारा इशारा देखते ही फौरन समझ लिया। नहीं, उम्मीद नहीं थी। यूनबिन, तुम शरेक में आ गए तो अब मेरे जूनियर हो। जूनियर की मदद करना मेरा फर्ज है। तुमने आगे नाटक जारी रखा। पहले शुक्रिया दीदी का, मुझे पहली और दूसरी सोल रिंग दिलवाने के लिए। इतना कहकर तुमने उसे फिर 2 बार आंख मारी। जियांग नान नान समझ गई, जरूरत नहीं। यूनबिन, तुम शरेक में आ गए तो अब मेरे जूनियर हो। जूनियर की मदद करना मेरा फर्ज है। दोनों की बातचीत के बाद मिडिल एज्ड अंकल का बचा खुचा शक भी मिट गया। उसने कहा, छोटे, तुम पास हो गए, अंदर जाओ। चूंकि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो जियांग नान नान, तुम इसे नए स्टूडेंट्स की बिल्डिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए ले जाओ। तुम एक पल के लिए रुके। क्या टेस्ट पास नहीं हो गया? फिर रजिस्ट्रेशन क्यों? मिडिल एज्ड अंकल हंस पड़ा। आहा, छोटे, तुम्हें टेस्ट का नियम पता है? ये भी नहीं पता? ये तो बस एडमिशन का चेक पॉइंट है। टेस्ट पास करने का मतलब है तुम पहले ही एकेडमी में एडमिट हो गए, पर तुम्हें नए स्टूडेंट्स की बिल्डिंग में रजिस्टर करना ही होगा। हम तुम्हें क्लास या डॉर्मेट्री असाइन नहीं करते। तुम थोड़े बेबस हो गए। अच्छा ठीक है, तुम दोनों अंदर जाओ, यहां हम काफी बिजी हैं। जियांग नान नान ने हामी भरी। तुम्हारा हाथ पकड़कर ईस्ट गेट की तरफ चली। तुम्हारे जाने के बाद औरत टीचर धीमी आवाज में बोली, ये बच्चा 80 चांस से अनाथ नहीं है। मिडिल एज्ड अंकल हंसा। ओ क्यों? औरत टीचर तुम्हारे जाने की दिशा देखते हुए बोली,
सच में समझ नहीं आता एकेडमी ने एडमिशन जैसा इंपॉर्टेंट काम इतने भुलक्कड़ इंसान को क्यों दे दिया। भुलक्कड़? मैं कहां भुलक्कड़ हूं। औरत टीचर ने एनालिसिस दी। पहली बात, उस बच्चे के कपड़े हालांकि बहुत लग्जरी नहीं थे, पर पक्का किसी अनाथ के अफोर्ड करने लायक नहीं थे। दूसरा, उस बच्चे की बाईं उंगली में एक रिंग थी। मुझे पक्का यकीन है वो एक स्टोरेज सोल गाइड डिवाइस थी। कोई अनाथ स्टोरेज सोल गाइड डिवाइस कैसे यूज कर सकता है? बेशक ये भी हो सकता है बच्चे को कोई खास मौका मिला हो। मिडिल एज्ड अंकल की आंखें और फैल गईं। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? औरत टीचर ने कोई फर्क नहीं महसूस किया। सच, मैं तुम्हें क्यों बताती? और वैसे भी एक बच्चा क्या तूफान लाएगा? अनाथ हो तो बढ़िया, न हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे 90 यकीन है वो कोई जासूस नहीं है। 6 साल की उम्र में लेवल 25 वाला बच्चा, मार्शल सोल एक्सट्रीम कोल्ड आइसबर्ड, 500 साल पहले के विंटर डोलवॉर से भी ज्यादा टैलेंट। दुश्मन क्या इतना बड़ा दाम लगाएगा? और अगर लगाया भी तो आखिर एक बच्चा ही तो है। उसकी सोच कितनी परिपक्व होगी। हमारे मार्शल स्पिरिट डिपार्टमेंट के डीन एल्डरयान की चालाकी और बेशर्मी के भरोसे वो उसे ही अपने साथ मिला लेंगे। मिडिल एज्ड अंकल ने सिर हिलाया। तुम सही कहती हो, एल्डरयान तो सीधी चीज को भी टेढ़ी बना दें। पर मेरा एक और सवाल है, उस बच्चे की मार्शल सोल झूठी तो नहीं थी? औरत टीचर ने आह भरी। तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हारी सोल मास्टर वाली कल्टीवेशन कुत्ते खा गए क्या? वो बच्चा हमसे इतनी दूर खड़ा नहीं था और मुझे तो एक ठंडक महसूस हो रही थी। अगर एक्सट्रीम कोल्ड नहीं भी था, फिर भी वो एक टॉप टियर आइस एट्रीब्यूट मार्शल सोल था। और तुम्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ? मिडिल एज्ड अंकल ने सिर खुजाया। सच में? हाँ, मुझे लगता है मैंने ध्यान नहीं दिया। औरत टीचर थक गई। अभी पार्टनर बदलने में देर तो नहीं हो गई? दूसरी तरफ तुम शरेक एकेडमी को ध्यान से देख रहे थे। एनवायरनमेंट राउंडवुड जैसा ही था, हरा भरा, बिल्डिंग्स सुव्यवस्थित। ड्यांग नान नान ने तुम्हारी तरफ देखा। आखिरकार सवाल पूछा, छोटे भाई, तुम शरेक एकेडमी कैसे आए? क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? अगर नहीं है तो तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? और तुम्हारी सोल रिंग्स कैसे मिली? तुमने सिर हिलाया। मेरा परिवार है, पर कुछ वजहों से मैं बता नहीं सकता। पर मैं छोटी दीदी को इतना जरूर कह सकता हूं, मैं शरेक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कसम भी खा सकता हूं। यू दीदी, जाओ दीदी, बाजियाओ भाई, गो आगे। आइस फायर टू नाइट्स के सब मेरा परिवार हैं। जियांग नान नान को जल्द समझ आ गया, परिवार है तो पैसे और सोल रिंग्स की बात समझ में आती है। ठीक है छोटे भाई, मुझे तुम पर भरोसा है। तुमने उसे देखा? दिल में सोचा, अभी उम्र के हिसाब से भले ही उसे तुम पर तरस आए। छोटी दीदी, अब मुझे छोटा भाई मत बुलाओ, युन बिन बुलाओ। शियाओ युन, शियाओ बिन, कुछ भी चलेगा। शियाओ युन, शियाओ बिन, मैं तुम्हारा नाम ही बुलाऊंगी। आगे से तुम भी मुझे छोटी दीदी मत बुलाओ, मेरा नाम बुलाओ। तुम्हारे चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आई। नाम? नान नान? जियांग नान नान के गाल हल्के लाल पड़ गए। एक पल के लिए कुछ जवाब न दे पाई। तुमने उसे और नहीं छेड़ा। अभी उसके दिल में ज्यादा शुक्रगुजारी है। अभी भी तुम्हें बच्चा ही समझती है। चलो तुम्हें नान नान दीदी ही बुलाता हूं। हम ठीक है। अच्छा हाँ, माँ की बात, मैं जरूर एहसान चुकाऊंगा। और गोल्ड सोल कॉइन वापस लो। जियांग नान नान ने वो 3000 गोल्ड सोल कॉइन वाली स्टोरेज सोल गाइड रिंग वापस बढ़ाई। तुमने रिंग वापस धकेल दी। दी हुई चीज वापस लेने का कोई तर्क नहीं होता। नान नान दीदी, मुझे पैसों की कमी नहीं है, तुम रख लो। आगे मैं तो तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूं। ड्यांग नान नान पहले से डगमगा रही थी। हजारों वजनी ज्वानवू डिवाइन पिल भी उसने ले ही ली थी। उसे सच में पैसों की कमी थी। पर तुम्हारी आखिरी बात ने उसे ज्वानवू सेक्ट की शर्तें याद दिला दी। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, होंठ भींच लिए। तुम फौरन समझ गए वो क्या सोच रही है। जल्दी से जोड़ा। नान नान दीदी, ज्यादा मत सोचो, मैं मजाक कर रहा था। समझ नहीं आया क्या? जियांग नान नान का बदन कांपा। आखिरकार होश में आई। अगर तुम्हारा सच में वो इरादा होता तो ज्वानवू डिवाइन पिल देते वक्त ही शर्त रख सकते थे, पर तुमने नहीं रखी। तो मैं ये रख लेती हूं, जब कभी जरूरत होगी मैं जरूर वापस कर दूंगी। तुमने सिर हिलाया। अब ठीक है, तुमने फिर से इनकार नहीं किया। कम से कम इससे उसे थोड़ा सुकून मिलेगा। रास्ते भर जियांग नान नान तुम्हें आसपास की बिल्डिंग्स दिखाती रही। जल्द ही तुम नए स्टूडेंट्स की टीचिंग बिल्डिंग पहुंचे। उसके साथ होने से रजिस्ट्रेशन काफी स्मूथ रहा। रजिस्ट्रेशन संभालने वाले लोग तुम्हारी उम्र देखकर सब हैरान थे। खासकर वो लोग जो पहले तुमसे आगे क्यू में थे, उनकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। डॉर्मेट्री, यूनिफॉर्म और नए स्टूडेंट का बैज मिलने के बाद जियांग नान नान तुम्हें बिल्डिंग से बाहर ले गई। वो रुक गई। दूर एक नोटिस बोर्ड की तरफ देखा। तुमने भी वहां देखा? वो क्लास असाइनमेंट का बोर्ड था। बेई बेई, हु आर यू हाउ? तांगिया, 15-16 साल की, काले बाल पोनीटेल में, टॉमबॉय जैसी, जोशीली और खुलदिल। बेई बेई लंबा दुबला, गहरे नीले छोटे बाल, टेम्परामेंट एलिगेंट। हु आर यू हाउ? 11-12 साल का, ग्रे कपड़े साफ सुथरे,
ग्रे बाल, काली आंखें, पीठ पर छोटा सा बंडल। तुम्हें दिल में फौरन समझ आ गया, टियानमेंग पहले ही हुओ युहाओ की विजडम सोल रिंग बन चुका था। तुम देर से नहीं आए, पर हुओ युहाओ जल्दी आया। तुम्हारा टियानमेंग को छीनने का कोई इरादा नहीं था, पर आखिर वो एक 5 सोल स्लॉट था। बिल्कुल कोई ख्याल न आना भी असल में मुश्किल है। जियांग नान आगे बढ़ी। शियाओ, या तुम तीसरी रेड रिंग लेने गई थी ना? मिल गई? तांग या खुशी से मुस्कुराई। हथेली में ब्लू फायरफ्लाई ग्रास उगाई। पैरों के नीचे सोल रिंग उठी। हो, मिल गई। एक मिलेनियम लेवल मंत्रा स्नेक। जियांग नान भी उसके लिए खुश हुई। शियाओ, या तुम्हारी किस्मत सच में अच्छी है। मंत्रा स्नेक तुम्हारे लिए बहुत सूटेबल है। तुम थोड़े और पास आए। तांग या की ब्लू फायरफ्लाई ग्रास तुम्हारे लिए। अरे ये क्या हो गया? तुम चुपचाप कुछ कदम पीछे हटे। ब्लू फायरफ्लाई ग्रास वापस अपने आप में आई। ये सच में जानबूझकर नहीं था। इससे पहले तुमने किलुओ यूजिंग की पराग सूखी थी। बॉडी पर एक आभा चढ़ गई थी, जो प्लांट टाइप 5 सोल्स को इफेक्ट करती लगती थी। तांग या और जियांग नान ने नोटिस नहीं किया, पर बेई ने साफ देखा। वो आगे बढ़ी, जेंटल आवाज में बोली, पता नहीं ये छोटे भाई कौन है? टियानमेंग, छोटे भाई। पहली बार हुओ युहाओ से मिली थी तो छोटा भाई बुलाया था, पर तुम्हारे साथ बदल गया। सीनियर, हेलो, मैं युनबिन हूं। तांग या को अब तुम्हारा ध्यान आया। आंखें चमक उठी, सीधे तुम्हारा सिर सहलाया। कितना क्यूट छोटा भाई है। नान ये कौन है? तुम्हारा भाई है? मुझे तो लगता था तुम्हारा कोई भाई नहीं है। जियांग नान ने एक्सप्लेन किया। नहीं, शियाओया, युनबिन इस साल का नया स्टूडेंट है। मैं इससे पहले से जानती थी, रजिस्ट्रेशन के लिए लाई थी। तांग या हैरान रह गई। नान, मैंने सही सुना ना? तुम्हारा मतलब है ये छोटा भाई नया स्टूडेंट है? बेई भी थोड़ी हैरान थी। हुओ युहाओ तो और भी ज्यादा। तुम मुझसे भी छोटे लगते हो, फिर भी नए स्टूडेंट हो? बेई ने पूछा। स्पेशल एडमिशन? जियांग नान ने फौरन इनकार किया। नहीं, नॉर्मल एडमिशन से आया है। तांग या का हाथ जो तुम्हारा सिर सहला रहा था, वो एक पल रुका, फिर हटा लिया। तुमने देखा उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक कौंधी, फिर जल्दी सामान्य हो गई। हुओ युहाओ बगल में चुप था, पर उसका स्पिरिट सी फट पड़ा था। अरे मेरे भगवान, युहाओ, हाँ क्या हुआ? टियानमेंग भाई, अपने सामने वाला बच्चा देखो, जल्दी कोई तरीका सोचो उसकी गर्दन का नेकलेस उतरवाने का। क्यों? टियानमेंग भाई, ये ठीक नहीं। तेरा सिर, तुम्हें पता है उसकी गर्दन में क्या है? फेरी हर्ब है। फेरी हर्ब वो क्या होती है? फेरी हर्ब भी नहीं जानते? कैसे बताऊं? अगर तुम्हारे लिए सूटेबल एक फेरी हर्ब खा लो, तो तुम्हारा टैलेंट शायद फौरन तुम्हारे बड़े सीनियर ब्रदर से भी आगे निकल जाए। सोल पावर भी शायद आसानी से 7-8 लेवल्स बढ़ सकती है, और शायद कुछ और भी असर हो। और फेरी हर्ब्स में आमतौर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, समझे? ये कैसे मुमकिन है? टियानमेंग भाई, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक तेरा सिर। फेरी हर्ब की ऐसी पावर होती है। हालांकि मुझे नहीं पता उस बच्चे की गर्दन पर कौन सी फेरी हर्ब है। मुझे फेरी हर्ब की वैरायटीज ज्यादा नहीं पता, पर मुझे पक्का यकीन है वो फेरी हर्ब ही है। और उस बच्चे के पेंडेंट का जेड मिलेनियम फ्रॉस्ट आइस जेड है। ये बच्चा असल में कहां से आया? मू टियानमेंग को 10 लाख साल में भी कभी फेरी हर्ब नहीं मिली। खाने की तो बात ही छोड़ो, हुओ युहाओ का दिल डोल गया, पर उसने कुछ नहीं किया। वो ऐसा इंसान नहीं था। उसके ऊपर तुम टेस्ट पास करके एडमिट हुए थे। सोल पावर कम से कम लेवल 15 होनी चाहिए, जबकि वो खुद बस लेवल 11 का था। टियानमेंग फिर से बोला, युहाओ, मेरे ख्याल से रहने ही दो। तुम उस बच्चे से जीत नहीं पाओगे। वो बच्चा पहले ही लेवल 25 का है। हुओ युहाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये कैसे मुमकिन है? टियानमेंग ने एक नजर डाली। मुझे महसूस हो रहा है उस बच्चे की मार्शल सोल एक टॉप टियर आइस एट्रीब्यूट है। टैलेंट पहले से ही बहुत हाई है। शायद तुम इंसानों के हिसाब से इनेट फुल सोल पावर, और मैंने उसमें एक और फेरी हर्ब की खुशबू महसूस की, उसकी गर्दन वाली से अलग। मतलब उसने एक और फेरी हर्ब खाई है। इससे सब समझ आता है। युहाओ, उससे अच्छे रिश्ते बनाओ, तुम्हारे फायदे में रहेगा। अगर हो सके तो देखो क्या उस फेरी हर्ब के बदले कुछ ट्रेड कर सकते हो। एक फेरी हर्ब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फायदा होगी। हम समझ गया टियानमेंग भाई। बेई ने हुओ युहाओ को हल्का सा हिलाया। जूनियर ब्रदर, तुम क्या सोच रहे हो? हुओ युहाओ होश में आया। क्या हुआ बड़े सीनियर भाई? बेई थोड़ी बेबस हुई। शियाओ या नान और छोटे शियाओ युनबिंग से मिलवा रही है। सीनियर, हेलो। युनबिंग, हेलो। तांग या ने हुओ युहाओ का कंधा थपथपाया। शियाओ युहाओ, क्या सोच रहा है? इतना खोया। उसने जियांग नान और तुम्हारी तरफ देखा। ये है युहाओ, अभी अभी हमारे तांग सेक्ट में शामिल हुआ। जियांग नान ने हेलो कहा। तुमने भी हेलो कहा। बेई ने तुम्हारी तरफ देखा। बेई हुओ युहाओ को लेकर चला गया। जियांग नान को अब क्लास असाइनमेंट का ख्याल आया। थोड़ी एम्बेरस्ड होकर तुम्हारी तरफ देखा। ये वो, सॉरी, मैं अभी तुम्हारा क्लास चेक कर देती हूं। तुमने उसे रोका?
जरूरत नहीं नानान दीदी, मैंने पहले ही देख लिया। हम ऐसा है? तो तुम्हें कौन सी क्लास मिली? नई क्लास 1। क्लास टीचर जोई है। तांग्या जोमेई। जोई वो सन की बूढ़ी टीचर, क्या वो तीसरे साल वालों को नहीं पढ़ाती थी? उसे नए स्टूडेंट्स की टीचिंग में कैसे लगा दिया? जियांग नाननान भी थोड़ी चिंतित हुई। मुझे भी नहीं पता, उसने तुम्हें देखा। युनबिन, मैं तुम्हें बता दूं, जोई टीचर बहुत सख्त हैं। उनकी क्लास की ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है। मुझे डर लग रहा है। तुम मुस्कुराए। नाननान दीदी, तुम मुझे थोड़ा कम आंक रही हो। सोल पावर लेवल भूल गई क्या? जियांग नाननान को तभी याद आया। हाँ सही है। थोड़ी देर बाद बेई बेई हुओ यूहाओ को लेकर बाहर आई। उसने नोटिस बोर्ड देखा। चेहरे पर कड़वी मुस्कान आई। तांगिया ने पूछा, बेई बेई क्या हुआ? यूहाओ को जो ये की क्लास मिली है। हुओ, यूहाओ ने क्यूरियस होकर पूछा। बेई बेई ने एक्सप्लेन किया, ये जानकर कि तुम भी जो ये की क्लास में हो, उसने तुम्हें भी कुछ हिदायतें दी। थोड़ी देर बातें करने के बाद बेई बेई, तांग या और जियांग नाननान चली गईं। तुम और हुओ यूहाओ साथ में नए स्टूडेंट्स की डोरमेट्री की तरफ चले। रास्ते भर किसी ने कुछ नहीं कहा, पर हुओ यूहाओ कई बार तुम्हारी गर्दन के नेकलेस की तरफ देखता रहा। तुमने हर बार नोटिस किया, शायद टियान मेंग ने उसे बताया था, पर यह नेकलेस तुम बिल्कुल नहीं दोगे। ये यू दीदी वगैरह ने खुद चुनकर बनवाया था। डॉर्मेट्री बिल्डिंग के गेट पर पहुंचे। हुओ यूहाओ ने गेट पर खड़े बुजुर्ग की तरफ देखा, फिर आगे बढ़कर पूछा, तुम ज्यादा पास नहीं गए? वो सी गॉड पैवेलियन के मास्टर मुएन थे। बहुत पास जाने पर कुछ पता चल सकता था। हुओ यूहाओ पूछकर वापस आया। तुम्हारी तरफ देखा। युनबिन, तुम्हारा कौन सा डॉर्मेट्री नंबर है? बुजुर्ग ने कहा, चौथी मंजिल से गर्ल्स डॉर्मेट्री शुरू होती है, वहां नहीं जा सकते। पकड़े गए तो एक्सपेल हो जाएंगे। हुओ यूहाओ ने सिर हिलाया। बढ़िया, मैं 108 हूं। बुजुर्ग ने 108 नंबर डॉर्मेट्री की जगह बताई थी। हम शायद बहुत पास होंगे। चलो साथ चलते हैं। ठीक है, तुमने सोचा भी नहीं था। तुम्हारा और हुओ यूहाओ का डॉर्मेट्री नंबर बस 1 अंक का फर्क होगा। तुम्हारे जाने के बाद एल्डर मू ने अपनी धुंधली आंखें खोली, धीमी आवाज में बुदबुदाया, तो यही है वो बच्चा जिसके पास एक्सट्रीम कोल्ड आइसबर्ड मार्शल सोल है। फेरी हब खाई है। कोई हैरानी नहीं कि सोल पावर इतनी हाई है। बदन पर एक और दिलचस्प है, ये बच्चा इस बात से डरता भी नहीं कि कोई इसे लूट ले। जल्द ही तुम डॉर्मेट्री एरिया पहुंचे। तुम्हारा कमरा हुओ यूहाओ के बगल में ही था। तुमने हेलो कहा, 106 में गया। दरवाजा खोलने के बाद काले बालों, काली आंखों वाला एक नॉर्मल दिखने वाला 12 साल का लड़का बाएं बिस्तर पर लेटकर कुछ खा रहा था। कमरा पहले से साफ किया हुआ था। उसने तुम्हें देखते ही आंखें चमकाईं। तुम वही बच्चे हो जो क्यू में मिले थे। तुम्हारा टेस्ट पास हो गया। तुम्हारा टैलेंट तो बहुत जबरदस्त है। अच्छा हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? उम्र कितनी है? घर कहाँ है? 5 सोल क्या है? लेवल कितना है? हालांकि 5 सोल पूछना थोड़ा प्राइवेट है, पर मैं तुम्हें अपनी 5 सोल और लेवल बता सकता हूं। एक्सचेंज कर ले? मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। तुम अभी भी इतने छोटे हो। मेरा नाम हुआंग यान है, 11 साल। घर सिनलो एम्पायर में है। तुम्हारे होंठ हल्के से मुड़े। किसे छोटा बुला रहा है? सोल बीस्ट वाली उम्र गिनी जाए तो तुम पहले ही 1 लाख साल से ज्यादा के हो, पर तुमने फिर भी कहा शुक्रिया। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। अच्छा हाँ, चूंकि तुम इतने छोटे हो तो आगे से सफाई मैं कर लूंगा। तुम्हें अचानक कुछ करने का मन हुआ? वो बिस्तर बनाते हुए आगे बोलता रहा। मेरी 5 सोल थॉर्न पर्पल वाइन है। सोल पावर लेवल 19, और लगता है 1 महीने में मैं लेवल 20 तक पहुंच जाऊंगा। तुम्हारी कितनी है? थॉर्न पर्पल वाइन, कांटों वाली पर्पल बेल, मजबूत और पैरालाइजिंग पॉइजन वाली। कंट्रोल टाइप के लिए काफी सूटेबल। चूंकि हुआंग यान ने बता दिया, तुम भी छुपा नहीं सकते। मेरी मार्शल सोल एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड है। सोल पावर पहले ही लेवल 25 है। हुआंग यान का बिस्तर बनाना अभी खत्म ही हुआ था। ये सुनते ही वो कई सेकंड के लिए जम गया। एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड, लेवल 25 सोल पावर। युनबिन, तुम इतने छोटे होकर भी सोल एल्डर बन गए। तुम कोई राक्षस तो नहीं? तुमने बेबसी से आह भरी। छोटा होना तो ठीक है, पर राक्षस कैसे बन गया? ये सोल पावर मैंने खुद कल्टीवेट नहीं किया। हुआंग यान अपने बिस्तर पर वापस बैठा। आगे पूछा, युनबिन, तुमने कैसे कल्टीवेट किया? अगर तुम इनेट फुल सोल पावर भी हो तो भी इतनी तेजी से कल्टीवेट नहीं कर सकते। तुम बस 6 साल के हो। इस उम्र में ज्यादातर लोग बस अभी 5 सोल जगा रहे होते हैं। माफ करना, ये मैं नहीं बता सकता। कोई बात नहीं, सबके अपने राज होते हैं। पर युनबिन, तुम्हें मेरा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। आखिर हम एक ही डोरमेट्री में हैं। आज टेस्ट की क्यू में तुम आने से पहले मैंने सामने एक 12 साल का सोल झुंड देखा था, राक्षस जैसा। पर तुम 12 साल के होंगे तो पक्का उससे स्ट्रॉन्ग होगे। तुम्हें हंसी भी आई और रोना भी। लेवल 19 सोल पावर वाला भी नहीं। अभी से ही प्रोटेक्शन मांगने लगा। तुमने सिर हिलाया। हाँ जरूर। हुआंग यान से थोड़ी देर बातें करने के बाद तुम्हें एक बात याद आई। थोड़ी देर बाद साथ खाना खाने चलेंगे।
ठीक है, बाद में मैं ट्रीट दूंगा। तुम डोरमेट्री से बाहर निकले, मुड़कर 108 में गए। हुओ यूहाओ सफाई कर रहा था, लगभग खत्म ही होने वाली थी। उसने तुम्हें देखकर पूछा, युनबिन कोई काम है? तुमने सिर हिलाया, साफ लकड़ी के बिस्तर की तरफ देखा। इस मून से एक नया बेडिंग सेट निकाल कर रख दिया। मैं तुम्हें एक बेडिंग सेट दे रहा हूं, मना मत करना। मेरे सोल गाइड डिवाइस में कई सेट्स पड़े हैं, यूं ही पड़े रहते हैं। एक तुम्हें दे देता हूं। अभी अभी तांग या सीनियर ने बताया, तुम शायद बेडिंग खरीदने में झिझक रहे होगे। उन्होंने सोचा था मुझे पैसे देकर मुझसे खरीदवाएंगी, पर मेरे पास पहले से थे तो मना कर दिया। ये चीज ज्यादा कीमती भी नहीं है। हुओ यूहाओ पहले मना करना चाहता था, पर यह सुनकर बस लेना पड़ा। तो शुक्रिया युनबिन, जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तो वापस कर दूंगा। जरूरत नहीं, मैंने कहा ना, एक बेडिंग सेट ज्यादा कीमती नहीं होता। मैं चलता हूं। तुम मुड़कर निकल गए। थोड़ी देर बाद तुम और हुआंग यान डाइनिंग हॉल गए। हुआंग यान काफी खुले दिल का था, सीधे तुम्हें सबसे महंगे स्टॉल पे ले गया। दोनों ने सिंपल सा खाना खाया, फिर भी लगभग 20 सोल कॉइन खर्च हो गए। खाने के बाद हुआंग यान को साफ पछतावा महसूस हुआ। उसका परिवार हालांकि अमीर था, पर एक मील में लगभग 20 सोल कॉइन फिर भी बहुत ज्यादा लगते थे। तुम्हें यह देखकर हंसी आई, पर कुछ नहीं कहा। रात को खाने के बाद तुम बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठकर कल्टीवेट करने लगे। पहले कुछ महीनों में इतनी तेजी बढ़ी थी, अब उल्टा धीमी लगती। बगल में हुओ यूहाओ को अगर तुम्हारे ये ख्याल पता चलते, शायद वो चुप हो जाता। हुआंग यान पहले कल्टीवेट नहीं करना चाहता था, पर तुम्हें पहले से सोल मास्टर बना और इतनी मेहनत करते देखकर आलस करने में उसे भी शर्म आई। अगले दिन नाश्ते के बाद तुम खिड़की पर खड़े थे। देखा हुओ यूहाओ और वांगडोंग लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हुआंग यान पास आया। युनबिन, तुम क्या देख रहे हो? तुमने खिड़की के बाहर इशारा किया। खुद देख लो। अरे, कोई लड़ रहा है। वो हुओ यूहाओ, उसकी बस एक वाइट 10 ईयर सोल रिंग है। ये तो बहुत कमजोर है। वो एडमिट कैसे हुआ? और युनबिन, तुम उसे कैसे जानते हो? तुमने हुआंग यान की बांह थपथपाई। जवान लड़के, ये 10 ईयर सोल रिंग तुझे भी नहीं मिली अभी तक। हुआंग यान, तुम बताओ कौन जीतेगा? ये तो सोचने की भी बात नहीं है। पक्का वो पिंक ब्लू बॉल वाला जीतेगा। देखा नहीं हुओ यूहाओ लगातार दबा हुआ है। पिंक ब्लू बॉल वाला लड़का तो अभी अपनी 5 सोल भी यूज नहीं कर रहा। एक हल्की सी मुस्कान आई। तो एक बेट लगाते हैं, जो जीतेगा दोपहर को सबसे महंगे स्टॉल पर ट्रीट देगा। मैं हुओ यूहाओ पर बेट लगाता हूं। हुआंग यान ने तुम्हें ऐसे देखा जैसे तुम पागल हो, तो मैं पिंक ब्लू बॉल वाले लड़के पर बेट लगाता हूं। आखिर में हुओ यूहाओ ने वांग डोंग को जमीन पर पटक दिया। दोनों टांगों से कमर लॉक करके बांह से गला दबाकर हुओ यूहाओ जीत गया। हुआंग यान की आंखें फैल गईं। ये कैसे मुमकिन है? पिंक ब्लू बॉल वाला लड़का बेवकूफ है क्या? 5 सोल तक यूज नहीं की। तुम वापस बिस्तर पर बैठे। वो पिंक ब्लू बॉल वाला घमंडी था। उसने विरोधी को हल्के में लिया, सोचा 5 सोल के बिना ही हुओ यूहाओ को हरा देगा। हुआंग यान ने तुम्हें घूरा। युनबिन, तुम किसे बेवकूफ बुला रहे हो? छोटी उम्र में बड़ी बातें। तुमने उसे तीखी नजर से घूरा। ट्रीट दो। हुआंग यान का चेहरा उतर गया। ठीक है। 2 दिन बाद क्लास शुरू हुई। तुम और हुआंग यान नई क्लास 1 में गए। तुम जैसे ही अंदर घुसे, आधे लोगों का ध्यान खींच लिया। उम्र बहुत छोटी और बहुत क्यूट भी। फुसफुसाहटें जल्द शुरू हुई। ये बच्चा भी नया स्टूडेंट है? अच्छा हाँ, इन 2 दिनों में सुना था एकेडमी ने एक बच्चा एडमिट किया है। टैलेंट बहुत हाई। सोचा नहीं था हमारी ही क्लास में है। ये बच्चा हमारी क्लास में है। कितना क्यूट है। तुम कहीं भी बैठ गए। हुआंग यान तुम्हारे बगल में बैठने ही वाला था, जब एक लड़की ने उसे सीधे धकेल दिया। जल्द ही तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह लड़कियां बैठ गईं। तुम थोड़े बेबस हो गए। वांग डोंग जब अंदर आया, उसके इर्द गिर्द भी बच्चे इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर बाद हुओ यूहाओ पहुंचा। जो ये उसके तुरंत बाद क्लास में आई। पूरी क्लास शांत हो गई। जो ये ने सबकी तरफ देखा। नजर एक पल तुम पर रुकी, फिर आगे बढ़ी। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद उसने फौरन कहा, रजिस्ट्रेशन के इन कुछ दिनों में जो भी लड़ा है वो खड़ा हो। सिर्फ हुओ यूहाओ और वांग डोंग खड़े हुए। जो ये ने उन्हें डांटने के बाद पूरी क्लास को दौड़ने भेज दिया। जैसे ही सोल एम्परर की प्रेशर आई, किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। तुम सबके साथ टीचिंग बिल्डिंग से बाहर निकले। हुआंग यान तुम्हारे पास आया, आवाज धीमी की। युनबिन, मुझे लगता है ये टीचर बहुत बदमिजाज है। सख्त होना तो ठीक है, पर बिना किसी नियम के काम करती है। तुमने सिर हिलाकर वार्न किया। तो दौड़ते वक्त चालाकी मत करना। पूरा नहीं दौड़े तो शायद सच में एक्सपेल कर दे। शरेक स्क्वायर। तुम ट्रैक पर उतरकर दौड़ने लगे। हुआंग यान बगल में दौड़ रहा था। अरे युनबिन, देखो जल्दी। हुओ यूहाओ और वो पिंक ब्लू बॉल वाला लड़ाई नहीं हुई थी क्या? फिर भी दौड़ने आए हैं। तुमने खुद नहीं कहा था जो टीचर बिना नियम के काम करती है तो उन्हें भी दौड़ाना नॉर्मल है? हाँ सही है। वांग डोंग बाद में पहुंचा, पर जल्दी ही स्पीड बढ़ाई। हुआंग यान फिर आगे देखने लगा। युनबिन देखो, वो पिंक ब्लू बॉल वाला लड़का बहुत तेज दौड़ रहा है।
उसे डर नहीं, आखिर में थक जाएगा। तुमने उसे तीखी नजर से देखा। बस भी करो, इतने सवाल कहां से आते हैं? मैं तुम्हें जिम्मेदारी से बता सकता हूं, वो सोल एल्डर है और उसकी फिजिकल फिटनेस भी बहुत हाई है। तुम्हें कैसे पता? सोल पावर लेवल तो ठीक है, पर फिजिकल फिटनेस तुम्हें कैसे पता? तुमने उससे कंपेयर किया क्या? सवाल बहुत हैं, थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। तुमने आगे देखा? हुआंग, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं। एक और बात याद दिलाऊं, मेरे पीछे मत आना। इतना कहकर तुमने सीधे स्पीड बढ़ाई। तुम एक एक करके सबसे आगे निकलने लगे। वांग डोंग के पास से गुजरते हुए उसकी आंखें चमक उठी। वो भी साथ में स्पीड बढ़ाने लगा, पर तुमने उसे पकड़ने का मौका नहीं दिया। जो ये स्क्वायर के किनारे खड़ी थी, नजरें तुम पर टिकी थीं। उसे तुम्हारी उम्र पता थी, पर सोचा नहीं था तुम्हारी फिटनेस भी इतनी स्ट्रांग होगी। आधा टाइम बीतने के बाद जोई की आवाज गूंजी, स्पीड बढ़ाओ, मेरी पोजीशन को फिनिश लाइन समझो। तुम सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर गए। वांग डोंग तुम्हारे तुरंत बाद तुम्हारे पास आया। छोटे भाई, हेलो, मेरा नाम वांग डोंग है। सोचा नहीं था तुम्हारी फिटनेस मुझसे भी अच्छी होगी। तुमने मुस्कुराकर जवाब दिया। हेलो, मेरा नाम युनबिन है। वांग डोंग ने तुम्हारा गाल खींचा, फिर सिर सहलाया। बहुत संतुष्ट दिख रहा था। तुम्हें थोड़ा अजीब लगा, पर विरोध नहीं किया। जल्द ही वांग डोंग ने सबसे पीछे रहे हुए युहाओ को नोटिस किया। भौहें सिकोड़कर सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ा। हुआंग यान को तभी वांग डोंग की पीठ पर खुली ब्लू एक्स्ट्रा स्किल दिखी। एक येलो और एक पर्पल सोल रिंग उभरी। तब उसे आखिरकार समझ आया। तुमने क्यों कहा था वांग डोंग की फिटनेस हाई है? वांग डोंग हुओ युहाओ को उठाकर उड़ा। आखिर में उसे लैब्स पूरे करने में मदद की। जोई ने इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को एक्सपेल किया। किसी ने पलटकर जवाब दिया। जोई ने तुम्हारी तरफ इशारा किया, ठंडी आवाज में बोली, क्या खुद को बहुत जीनियस समझते हो? कुछ लैब्स कम किए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसे जानते हो? वो तुमसे 6 साल छोटा है। वो भी टेस्ट पास करके आया है। पर क्या वो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है? वो एक बच्चा भी पूरा दौड़ लेता है। और तुम? उस आदमी ने तुम्हें देखा, मुंह खोला, आखिर में चुप हो गया। तुमने होंठ मोड़े। मिसाल बनना ज्यादा पसंद नहीं था। 1 घंटे बाद क्लासरूम वापस गए। तुम्हें नींद आने लगी सुनते सुनते। क्लास खत्म होने के बाद हुओ युहाओ को बुलाया गया। तुम और हुआंग यान खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। वांग डोंग क्लास खत्म होते ही तुम्हारे पास आया। शियाओ युनबिन, तुम खाना खाने जा रहे हो? चलो साथ चलते हैं। क्लास खत्म होने के बीच के टाइम में वांग डोंग हुआंग यान से बहुत ठंडा रहा। हुआंग यान उससे दोस्ती करना चाहता था, पर मुंह की खानी पड़ी। तुम भी वांग डोंग से खुद दोस्ती करने की कोशिश करने से बच गए। आखिर तुम बस 6 साल के हो और तुमने इंसानी रूप भी बहुत क्यूट लिया है। खाना खाकर डोरमेट्री लौटे। दोपहर की क्लास जल्दी शुरू हुई। जो ये क्लासरूम में आई। सब खड़े हो जाओ, स्क्वायर में इकट्ठा हो। शरेक स्क्वायर में पहले से ढेर सारे आयरन कोट्स रखे थे। जोई ने तुम्हारी और वांग डोंग की तरफ देखा। वांग डोंग, युनबिन, जी। जोई ने कहा, मैंने तुम सबके एडमिशन टेस्ट के रिजल्ट्स देखे हैं, साथ ही सुबह वाला टेस्ट भी। अभी तक युनबिन तुम्हारी कल्टीवेशन तुम सब में सबसे हाई है, पर तुम्हारी उम्र बहुत छोटी होने की वजह से मैंने डिसाइड किया अभी से वांग डोंग नई क्लास 1 का क्लास मॉनिटर होगा। युनबिन, तुम्हें कोई एतराज है? पूरी क्लास में हलचल मच गई। वो बच्चा युनबिन की कल्टीवेशन सबसे हाई है। वांग डोंग तो 2 रिंग्स तक पहुंचा है। झूठ लगता है, मेरे कान में कुछ गड़बड़ जरूर है। वांग डोंग ने भी हैरानी से तुम्हारी तरफ देखा। तुमने बेपरवाही से कंधे उचकाए। जो टीचर, मुझे कोई एतराज नहीं। जो ये ने आगे कहा, तो ये तय हुआ, पर मॉनिटर की पोजीशन फिक्स नहीं है। जो भी उसे हरा सके वो उसकी जगह ले सकता है। युनबिन को छोड़कर सब समझ गए? समझ गए। डोई ने आयरन कोट्स की तरफ इशारा किया। ये आयरन कोट्स हैं, खास तौर पर फिजिकल फिटनेस बढ़ाने के लिए। एक एक सबको मिलेगा। पहनने के बाद स्क्वायर के चारों तरफ दौड़ना शुरू करो। अभी से क्लास खत्म होने की घंटी बजने तक चलेगा। सोल पावर यूज कर सकते हो, पर सोल स्किल्स नहीं। लैब्स की संख्या के हिसाब से रैंकिंग होगी। आखिरी वाला एक्सपेल होगा। स्टूडेंट्स ने आयरन कोट्स लिए। सबका चेहरा उतर गया। तुम आगे बढ़ने ही वाले थे। जोई ने तुम्हें रोका। युनबिन, तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारा अलग टास्क है। कई लड़के फौरन असहमत हुए। दो टीचर, मुझे एतराज है, उसे क्यों नहीं दौड़ना पड़ेगा? अगले ही पल एक गर्म प्रेशर पूरे इलाके में फैल गई। चिल्लाने वाले लड़के फौरन चुप हो गए, डरकर तुम्हारे पीछे देखने लगे। तुम मुड़े। एक लाल कपड़ों वाली औरत वहां खड़ी थी। पीछे फीनिक्स सोल रिंग गोल्डन रेड आग से जल रही थी। 6 सोल रिंग्स ऊपर नीचे लहरा रही थीं। पीली पीली, पर्पल पर्पल, काली काली। माशियाओताओ, उसने अभी अभी असहमत हुए लोगों को ठंडी नजर से देखा। अभी किसको एतराज था? किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। उसकी आवाज और ठंडी हुई। मेरी बुरी आग रोकने में डिस्टर्ब करने की हिम्मत दीना नहीं है क्या? वो लड़के फौरन सिर हिलाने लगे। बदन कांप रहा था। माशियाओताओ ने ठंडी हंसी हंसी। किसी को एतराज है तो मुझसे मिलो। इतना कहकर उसने जोई की तरफ देखा। तो जो टीचर, मैं इस बच्चे को साथ ले जाती हूँ। जोई ने सिर हिलाया। माशियाओताओ ने तुम्हारी मर्जी की परवाह नहीं की, उठाकर सीधा चल पड़ी। तुम्हारे छोटे चेहरे पर बस 3 शब्द लिखे थे, मन नहीं है। तुम्हें उसकी बुरी आग रोकनी है। क्या मजाक कर रही है? याद है हुओ युहाओ के पास पहले इंपीरियल बिकिंग एम्परर स्कॉर्पियन का हुनर था, एक्सट्रीम आइस मार्शल सोल और आइस बर्न प्रोटेक्शन के साथ। फिर भी वो पूरी तरह तड़प गया था।
और तुम्हारे पास बस एक्सट्रीम कोल्ड आइसबर्ड की मार्शल सोल है, वो भी पूरा एक्सट्रीम कोल्ड नहीं है। तुम्हारा दिल कड़वा हो गया। चियाओताओ सीनियर, मेरी ये छोटी सी बॉडी आपकी टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। यूयू दीदी जल्दी बचाओ। आइस फायर टू नाइट्स में यूयू को अचानक छींक आई। मैं तो एक प्लांट फेरी हर्ब हूँ, छींक कैसे आ सकती है? अच्छा हाँ, छोटे युनबिन ने कहा था ना छींक का मतलब कोई याद कर रहा है। मुझे एक छींक आई तो मतलब किसी ने मुझे याद किया। कौन होगा? पक्का छोटा युनबिन ही होगा। और कौन मुझे याद करेगा? छोटे युनबिन, कम से कम तुम्हारा दिल है थोड़ा। बड़ी दीदी को याद करता है। सी गॉड पैवेलियन, मां शियाओताओ तुम्हें लेकर रास्ते भर चली। आखिर में सी गॉड पैवेलियन के पास एक घर में पहुंची। उसने तुम्हें हल्के गुलाबी कंबल पर बिठाया, तुम्हारे साथ आंखें मिलाई। हेलो, मेरा नाम मां शियाओताओ है, मैं इनर एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। तुमने पलकें झपकाई। सीनियर हेलो, मैं युनबिन हूँ। पता नहीं सीनियर को मुझसे क्या काम है, पर मेरी ये छोटी सी बॉडी शायद सीनियर की टॉर्चर बर्दाश्त न कर पाए। मां शियाओताओ हंस पड़ी, तुम्हारा सिर सहलाया। युनबिन है ना, तो मैं तुम्हें छोटा युनबिन बुलाऊंगी। छोटे युनबिन, तुम्हारे छोटे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं तुम्हें टॉर्चर क्यों करूंगी? तुमने कमजोर आवाज में कहा। मुझे नहीं पता था तुम मां शियाओताओ को इतना अच्छे से समझती हो। आंखों में मुस्कान थी। सच में? पर मैं तुम्हें कैसे भी देखूं तुम बस एक बच्चे लगते हो, ज्यादा से ज्यादा 8 साल के दिखते हो। पर मुझे पता है तुम अभी 7 साल के भी नहीं हुए।